नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एसएससी सॉल्यूशन वाले की इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग का प्रैक्टिस नंबर 5 करने वाले हैं, यानी कि जिसके अंदर बताएंगे दोस्तों रीजनिंग के टॉप 27 क्वेश्चन जो आपके आगामी स्वीप परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। दोस्तों आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करो, स्वीप परीक्षाओं में आपको रीजनिंग के ऐसे प्रश्न देखने को मिलेंगे। यानी दोस्तों 27 क्वेश्चन का मतलब क्या होगा दोस्तों, हर एक चैप्टर से आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, चाहे वो दोस्तों आपकी नॉन वर्बल रीजनिंग हो या दोस्तों आपका लेटर एनालॉजी हो या दोस्तों कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन हो या दोस्तों नंबर सीरीज का ये क्वेश्चन क्यों ना हो। तो आज की इस वीडियो में टोटल 27 क्वेश्चन की बात करेंगे। पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो दोस्तों आपको दे रखा है यहाँ पर, उस विकल्प का चयन करें जो 5वें अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से और चौथा अक्षर समूह तीसरे अक्षर समूह से संबंधित है। यानी दोस्तों आपको हिंदी पढ़ने की जरूरत नहीं भी थी, मैंने पढ़ के आपको बता दी। लेटर एनालॉजी का प्रश्न है, ठीक है। पेपर में आप देखोगे, देखते ही पहचान जाना चाहिए आपको कि लेटर एनालॉजी का प्रश्न है। दोस्तों मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा, चाहे वो दोस्तों आपका लेटर एनालॉजी हो या दोस्तों आपका कोडिंग डिकोडिंग का लेटर से लेटर वाला कोड हो, ठीक है। दोनों में हमारा पैटर्न दोस्तों सेम लगता है, दोनों में हम क्या करते हैं, सेम तरीके से लेटर से लेटर बनाने की कोशिश करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, मैं आपको क्या बताऊंगा, जब भी आपका लेटर से लेटर में कोड बने मेरे भाई, तो हमेशा आपको वहाँ पे 4-5 चीज़ें ध्यान रखनी होती हैं। क्या, किस प्रकार से आप इसमें लॉजिक फाइंड आउट करोगे। दोस्तों ये प्रश्न हमारा एसएससी सीजीएल 2023 के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ध्यान से देखिएगा, मेरा पहला काम क्या होता है, जब भी आपका लेटर से लेटर में कोड बने, फॉरवर्ड पैटर्न को चेक करना। फॉरवर्ड क्या होता है, रिवर्स क्या होता है, मैं सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर दूंगा अभी। फॉरवर्ड के बाद दोस्तों मेरा काम होता है रिवर्स को चेक करना, रिवर्स के बाद मेरा दोस्तों तो काम होता है क्रॉस को चेक करना, ठीक है। जब फॉरवर्ड क्रॉस रिवर्स से आपका ये अक्षर से आपके ये अक्षर ना बन रहे हो तो मेरे भाई तब काम क्या करेंगे हम, तब हम इन अक्षरों का अपोजिट करेंगे। अपोजिट करने के बाद में अपोजिट अक्षर से ये अक्षर बनाने की कोशिश करेंगे फॉरवर्ड रिवर्स क्रॉस से। अगर तब भी ना बने तो वॉवेल का सिर्फ अपोजिट करेंगे, कॉन्सोनेंट का अपोजिट नहीं करेंगे। इतने पैटर्न मेरे दोस्तों होते हैं। इससे अलावा आपका बाहर से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा और ना एग्जामिनर आपसे पूछेगा। अब दोस्तों बात करते हैं इसमें क्या हो रहा है। तो मेरे भाई जब भी आपको देखो लॉजिक पहचानना हो, आप क्या करो, लेटर से लेटर में कोड बन रहा है ना, आप BEAUTY, अगर आपने अच्छी खासी प्रैक्टिस कर रखी तो आप ऐसे भी सोच सकते हो कि बी से देखो, बी से आपने जेड का रिलेशन देखा, तो अब मेरे भाई मैं आपको ऐसे नहीं बताऊंगा, बी से जेड का रिलेशन देखा तो आप कह दोगे कुछ माइनस का 2 करके बन रहा है, क्लियर है। लेकिन मेरे भाई आप से एफ से देखोगे तो क्या ये माइनस का 2 करके बन रहा है, नहीं बन रहा है, यानी कि यहाँ पर आपका फॉरवर्ड पैटर्न नहीं लगा। ऐसे भी आप चेक कर सकते हो। लेकिन मेरे भाई मैं आपसे ये कहूँगा कि आप क्या करो, जो आपको देखो ब्यूटी से वाले अक्षर बन रहे हैं तो आप क्या करो, इन अक्षरों को ऐसे लिख लो। ऐसा लिखने को इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप देखो इससे क्या कर सकते हो, आप क्रॉस पैटर्न भी आसानी से लगा सकते हो। भाई लिखने में मुश्किल से 5 सेकंड जाएंगे। ऐसे लिखने के बाद आप क्या करो, यहाँ पर सारी चीज़ें चेक कर सकते हो और आप आसानी से लॉजिक जल्दी फाइंड आउट कर लोगे, ठीक है। अब देखो मेरा पहला काम फॉरवर्ड पैटर्न चेक करना, बी से जेड माइनस का 2 करके चलो बना। क्या यहाँ पर एफ से ये पहला अक्षर आपका -2 करके बन रहा है, नहीं बन रहा है। तो मेरे भाई यहाँ पर फॉरवर्ड पैटर्न आपका नहीं लग रहा है। जब फॉरवर्ड नहीं लग रहा तो मैंने क्या कहा आपसे, रिवर्स। रिवर्स का मतलब पहले अक्षर से आखिरी अक्षर और लास्ट वाले अक्षर से यहाँ पर पहला अक्षर। अब देखो क्या ये आपका बन रहा है, क्रॉस चेक करेंगे, सिर्फ चेक करेंगे। यहाँ पर देखो बी की प्लस वैल्यू 2 होती है, एच की प्लस वैल्यू क्या होती है, आप कह दोगे 8, 2 से 8 हो रहा है, यानी दोस्तों प्लस का 6 हो रहा है, क्लियर है। वाई की प्लस वैल्यू दोस्तों क्या होती है, 25 होती है। ये तो सब देखो, ये सब आपको पता होगा। और जेड की प्लस वैल्यू 26, यानी कि दोस्तों यहाँ पर क्या हो गया, प्लस का 1 हो गया। आप कह दोगे ठीक है। अब देखो आपको लॉजिक समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन मेरे भाई आप क्रॉस चेक कर सकते हो। देखो फ्रैगल, यानी कि मेरे भाई जो आपको ये वर्ड दे रखा है FRAGI, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन देखो आप ऐसे भी तो चेक कर सकते हो ना कि यहाँ पर देखो ई से पहला अक्षर बनेगा, कैसे बनेगा, तो मेरे भाई यहाँ से वाई से पहला अक्षर बना जेड, कैसे बना भैया, प्लस का 6 करके बना। लेकिन मेरे भाई इस वाले वर्ड में फ्रैगल में मेरे कितने अक्षर हैं, 7 अक्षर हैं। कितने अक्षर हैं देखो गिन लो, 2 2 4 2 6 7 अक्षर हैं। तो यहाँ पर 6 अक्षर थे तो हमने लास्ट वाले अक्षर में प्लस का 6 करी, क्लियर है, सॉरी प्लस का 1 करा, ठीक है। लास्ट वाले अक्षर में प्लस का 1 करा। मेरे भाई यहाँ पर जो ई है तो ई में क्या करेंगे, प्लस का 1 कर देंगे, एफ तो बन जाएगा। लेकिन 1 एफ बन गया ना, आपको देखो ऑप्शन में दिख भी रहा है, यहाँ पर दिख भी रहा है, क्लियर है। लेकिन जैसे ही एफ से लास्ट वाला अक्षर बनेगा, जो ये भाई देखो बी से आपका एच बना, लास्ट वाला अक्षर, यहाँ पर एफ से बनेगा लास्ट वाला अक्षर। अब लास्ट वाला अक्षर दोस्तों क्या है, यहाँ पर आप कह दोगे यहाँ पर लास्ट वाला अक्षर एम है, ठीक है। लेकिन टोटल अक्षर हमारे कितने, 7 हैं, यहाँ पर 6 थे तो हमने बी से एच बन रहा था प्लस का 6 करके। मेरे भाई यहाँ पर एफ से जो एम बनेगा ना, ये प्लस का 7 करके बनेगा, क्योंकि यहाँ पर 7 अक्षर है, ठीक है। बस आपको यहाँ पर ये कंफर्म करना है और कुछ नहीं करना। वैसे आपको इसको क्रॉस चेक करने की जरूरत ही नहीं है, आप डायरेक्ट बियॉन्ड में चेक करोगे और आपको वो अक्षर ऑप्शन में दिखने चाहिए। आप ऐसे भी कर सकते हो, आपको इस पर ध्यान देने की जरूरत ही नहीं है मैं, लेकिन फिर भी आप एक बार क्रॉस चेक कर सकते हो, ठीक है। इसलिए आपने एग्जामिनर ने आपको यहाँ पर कंफ्यूज किया है कि यहाँ पर 7 अक्षर हैं, इस वाले वर्ड में 6 अक्षर हैं। भाई 7 अक्षर हैं तो पहले वाले अक्षर में प्लस की 7 होगी
और लास्ट वाले अक्षर में तो प्लस का 1 होगा, यानी कि सीक्वेंस आपका बनता चला जाएगा +1 +2 +3 +4 +5 +6 का। नहीं समझ में आ रहा है ना, कोई बात नहीं, इस पे समझिएगा। अब देखो इस पे समझाते हैं पहले आपको। देखो y से z बना है प्लस का 1 करके, e से j देखो रिवर्स पैटर्न से आ रहे हैं। e से j कैसे बन रहा है, कह दोगे e की प्लस वैल्यू 5 j की प्लस वैल्यू 10 यानी कि प्लस का 5 हो रहा है। t से देखो v पे रिवर्स पैटर्न से आएंगे तो t से v कैसे बन रहा है, आप कह दोगे t से v बन रहा है प्लस का 2 करके। आपको साफ साफ दिख रहा है मेरे भाई। इसी प्रकार से a से रिवर्स पैटर्न पे आओगे तो a से e बनेगा, तो a से e कैसे बन रहा है, आप कह दोगे a से e बन रहा है मेरे भाई प्लस का 4 करके। ठीक है, u से x कैसे बनेगा, तो आप कह दोगे u से x बन रहा है प्लस का 3 करके। कैसे, आप कह दोगे u की प्लस वैल्यू 21 होती है, x की प्लस वैल्यू 24 होती है, तो u से x कैसे बन रहा है भैया 21 से 24 हो रहा है, यानी कि प्लस का 3 हो रहा है, तो हमने यहाँ पर प्लस का 3 लिख दिया। क्लियर है। तो आपको यहाँ पर एक देखो सीक्वेंस देखने को मिला, क्या कि मेरे भाई BEAUTY से जो ये अक्षर बन रहे हैं ना ZVXEJH, ये BEAUTY से रिवर्स पैटर्न से बन रहे हैं और +1 +2 +3 +4 +5 6 हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर 6 अक्षर थे तो पहले वाले अक्षर से जो आखिरी वाला अक्षर बना प्लस का 6 करके बना। यहाँ पर 7 अक्षर हैं तो पहले वाले अक्षर से आखिरी वाला अक्षर बनेगा प्लस का 7 करके। आप चेक कर लेना। ठीक है, आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट बियॉन्ड में आ जाओ। ऐसा मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ कि अगर यहाँ पर आपको 7 अक्षर दिए होते हैं तो यहाँ पर 6 अक्षर हैं, ठीक है, यहाँ पर भी 6 अक्षर होते हैं, यहाँ पर लेकिन 7 अक्षर होते हैं, तब आप बी से पहले वाले अक्षर से जो लास्ट वाला अक्षर आपका बनता, जितने अक्षर हैं भैया उतनी प्लस कर देनी। ठीक है, फिर उसके बाद में 7 ही तक करना है। उसके बाद तो आप जानते हो कि डी से ये बनेगा तो प्लस का 1 करके ही बनेगा। क्लियर है। अब मेरे भाई देखो यहाँ पर हम रिवर्स पैटर्न लगा लेते हैं। कैसे लगाओगे, तो आप कह दोगे BEYOND। वैसे लिखने की आपको जरूरत नहीं है, आप माइंड में कर सकते हो, लेकिन अगर आप न्यू हो तो आपको ऐसे ही करना है। देखो ये रिवर्स पैटर्न लगाएंगे तो डी से पहला वाला अक्षर बनेगा प्लस का 1 करके, डी में प्लस का 1 करेंगे दोस्तों ई आ जाएगा। क्लियर है। उसके बाद में इस बी से हमारा दोस्तों लास्ट वाला अक्षर बनेगा, कैसे बनेगा, प्लस का 6 करके। क्यों, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों 2 2 4 2 6 अक्षर हैं, तो प्लस का 6 करेंगे पहले वाले अक्षर में, तो प्लस का 6 करोगे बी में तो क्या आएगा, आप कह दोगे बी की प्लस वैल्यू 2, 2 में 6 जोड़ेंगे 8, 8वें स्थान पे क्या आता है आपका एच, तो मैंने यहाँ पर ऐसे लिख दिया। पहले आपका ई आएगा, लास्ट में आपका एच आएगा, पहले आपका ई, लास्ट में आपका एच, पहले आपका ई, लास्ट में एच नहीं है, लास्ट मैच नहीं है, लास्ट मैच नहीं है, यानी कि पेपर में आप इतना ही करोगे, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ऐसे आपको ऑप्शन भी चेक कर लेना। ठीक है, और इसके बाद मैं अगर बात करूँ पूरे क्वेश्चन की, तो पूरा क्वेश्चन भी यहाँ पर कर लेंगे। कैसे करना है, देखो समझो, ई हमारा रिवर्स पैटर्न सी वाला अक्षर बनेगा, कैसे बनेगा, तो भैया आप कह दोगे, देखो प्लस का 6 हो गया ना, यहाँ पर जाहिर सी बात है प्लस का 5 करना है, यानी कि हमको दोस्तों +1 +2 +3 +4 5 6 का ऐसी एक सीक्वेंस बनाना है। क्लियर है, तो आप देखो कर लो। तो बी में प्लस का 5 करेंगे तो क्या आएगा, आप कह दोगे बी की प्लस वैल्यू 5 होती है, प्लस का 5 और करेंगे तो 10 हो जाएगा, 10वें स्थान पे क्या आता है जे आता है, तो जे लिख लेंगे इसी प्रकार से। अब देखो एन से भैया रिवर्स पैटर्न से ये वाला अक्षर बनेगा, तो एन में क्या जोड़ेंगे, तो भैया एन में 2 जोड़ेंगे, वो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि मुझको नीचे +1 +3 +2 +3 +4 +5 6 का सीक्वेंस बनाना है। क्लियर है, तो इनकी प्लस वैल्यू 14, 14 में 2 जोड़ेंगे दोस्तों क्या हो जाएगा 16, 16 पे क्या आता है आपका पी लिख दिया। वाई से देखो रिवर्स पैटर्न सी वाला अक्षर बनेगा, वाई की प्लस वैल्यू 25 और 25 में क्या जोड़ा जाएगा, तो आप कह दोगे 25 में जोड़ा जाएगा मेरा भैया 3, 5 के पीछे क्या आएगा 4 आएगा, यानी कि 25 में 4 जोड़ोगे दोस्तों क्या हो जाएगा 29 हो जाएगा, और 29वें स्थान पे क्या आएगा आपका भैया सी आएगा, क्योंकि लेटर तुम्हारे 26 होते हैं, 26 के बाद कितना एक्स्ट्रा है 3, जो एक्स्ट्रा है उसी की प्लस वैल्यू लिख दो, तो भैया एक्स्ट्रा कितना है 3, तो तीसरे स्थान पे क्या आता है सी, तो आप यहाँ पर सी लिख दोगे। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो वाई से वाई में प्लस 4 करो, तो कैसे करोगे, उंगलियों पर रख के करो, वाई के बाद जेड, जेड के बाद आपका ए बी सी, यानी दोस्तों प्लस का 4 करके आपका बन भी रहा है, और हमको यहाँ पर प्लस का 4 करनी भी है, प्लस का 4 क्यों करनी है, अब आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगा। देखो ओ से ये रिवर्स पैटर्न सी वाला अक्षर बनेगा, कैसे बनेगा, तो मेरे भाई प्लस का 3 होगा, क्यों, क्योंकि देखो प्लस का 1 हो चुका है, प्लस का 2 हो चुका है, +2 के बाद सीक्वेंस से +3 होगा, आप ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, तो ओ में +3 करो, तो ओ की प्लस वैल्यू 15, 15 में 3 जोड़ेंगे दोस्तों 18, और 18वें स्थान पे दोस्तों क्या आता है आपका आर। ठीक है, अब देखो +3 के बाद देखो यहाँ पर प्लस का 4 हुआ, यहाँ पर प्लस का 5 हुआ, यहाँ पर प्लस का 6 हुआ, बिल्कुल सीक्वेंस से चल रहा है ना, आप कह दोगे जी हाँ भैया बिल्कुल सीक्वेंस से, ये आपको रिवर्स पैटर्न पे ध्यान देना है। तो मेरे भाई अक्षर क्या आपके बन गए, तो आप कह दोगे मेरे भाई अक्षर यहाँ पर बन गए EPRCJH, तो EPRCJH आपको ऑप्शन में डी में ही देखने को मिल रहा है। पेपर में मैंने आपको पहले और आखिरी अक्षर को मैच करके उतना ही करना जितना आपको बताया था। ठीक है, अब इसी प्रकार से इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखो पहले क्वेश्चन में टाइम क्यों गया, क्योंकि मैंने आपको पूरा वहाँ पर समझाया कैसे लॉजिक पकड़ते हैं। अब मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा नहीं, आप मान लो कि ये भी हमारा लेटर एनालॉजी का ही प्रश्न है, या आप ये मान लो कि पहला वाला प्रश्न हमारा कोडिंग डिकोडिंग का हमें लेटर टू लेटर बनने वाला ही प्रश्न था। ठीक है, दोनों में सेम पैटर्न लगता है। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, जितने मैंने आपको वहाँ पर समझाया था सेम वहीं पर पैटर्न अप्लाई करेंगे। पहले मैं क्या करूँगा GHOST को लिख लूँगा, घोष्ट से क्या बन रहा है मेरे भाई ONGCB, ये अक्षर बन रहे हैं। अब ये अक्षर कैसे बन रहे हैं, तो मेरा पहला काम क्या है फॉरवर्ड पैटर्न चेक करना, यानी कि पहले से पहले का, दूसरे से दूसरे का, तीसरे से तीसरे का रिलेशन देखना। रिलेशन देखने से पहले मैं आपको यहाँ पर बता दूं ये
देखो जिस प्रकार से आपका GHOST वाले अक्षर बन रहे हैं ना, सेम उसी प्रकार से आपका ABIDE से मेरे भाई आपके अक्षर बन रहे होंगे UT, तो आप इसको भी लिख लो ऐसे क्रॉस चेक करने के लिए। देखो क्रॉस चेक कैसे करते हैं आपको ये भी देखो बता रहे हैं, लॉजिक पकड़ने के लिए हमको ये सब करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या हमको कोड बनाना है, RULES का कोड मेरे भाई हमको बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, कुछ नहीं करना, पहला मेरा काम क्या है, फॉरवर्ड पैटर्न चेक करना। देखो यहाँ पर G से O कैसे बन रहा है, तो आप कह दोगे कि G से दोस्तों O कैसे बन रहा है, भैया G की प्लस वैल्यू 7 होती है, O की प्लस वैल्यू 15 होती है। देखो 7 से 15 हो रहा है, प्लस का 8 हो रहा है, यानी कि G से O प्लस का 8 करके बन रहा है। क्लियर है। लेकिन मेरे भाई A की प्लस वैल्यू 1 होती है, U की प्लस वैल्यू 21 होती है, क्या ये 1 से 21 प्लस का 8 करके बन रहा है, आप कह दोगे नहीं बन रहा है, यानी कि यहाँ पर फॉरवर्ड पैटर्न नहीं लगेगा। जब मेरे भाई मैंने आपको पहले बताया जब फॉरवर्ड पैटर्न आपका गलत हो जाए तो रिवर्स पैटर्न पर आ जाओ। देखो G से B, रिवर्स पैटर्न में G से B माइनस करके बनेगा, क्या आपका A से Q माइनस करके उसी गैप से बनेगा, नहीं बनेगा, आपको देखते ही पता चल गया। तो मेरे भाई यहाँ पर रिवर्स पैटर्न भी नहीं लग रहा है, फॉरवर्ड गलत रिवर्स गलत, तो क्रॉस चेक करो। मेरे भाई यहाँ पर क्रॉस भी आपको देखो समझ में नहीं आ रहा होगा, क्रॉस पैटर्न कैसे लगता है, ऐसे लगता है, क्या है आपका सेम पैटर्न यहाँ पर अप्लाई हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर A से R हो रहा है, यहाँ पर G से G हो रहा है, नहीं बन रहा है, O से देखो O, मेरा क्रॉस पैटर्न भी हमको देखते समझ में आ गया कि यहाँ पर नहीं लग रहा है। तो अब मैं क्या करूँ भैया, फॉरवर्ड गलत, क्रॉस गलत, रिवर्स गलत, सारे पैटर्न गलत हो गए। तो मैंने आपको एक चीज़ पहले बताई थी थोड़ी देर पहले, अपोजिट करना, यानी कि इन अक्षरों के अपोजिट अब कर लो। मेरे पास एक सिर्फ यही रास्ता बचता है। देखो ये जितनी मैंने फॉरवर्ड क्रॉस रिवर्स चेक करने को आपको बताया ना, इसमें आपका मुश्किल से 10 से 12 सेकंड जाएंगे, उसके बाद तुरंत आपको अपोजिट कर लेना है। अपोजिट कर लो पूरे अक्षरों का, यानी कि G का अपोजिट क्या होता है, आप कह दोगे T होता है, लिख लेते हैं यहाँ पर। देखो G का अपोजिट मेरे भाई क्या होता है, तो आप कह दोगे G का अपोजिट T होता है, H का अपोजिट S होता है, O का अपोजिट L होता है, S का अपोजिट क्या होता है, H होता है, ठीक है, और T का अपोजिट G होता है। ये सब आपको अपोजिट अक्षर और उनकी प्लेस वैल्यू अच्छे से याद होनी चाहिए। इसी प्रकार से मेरे भाई अब देखो T से O, मेरे भाई T से O कैसे बन रहा है, तो आप कह दोगे, कलर चेंज कर लेते हैं जरा, T से O बन रहा है माइनस का 5 करके, क्योंकि T की प्लेस वैल्यू 20 होती है, O की प्लेस वैल्यू 15, 20 से 15 यानी कि माइनस का 5 है। अब देखो S से N कैसे बन रहा है, तो आप कह दोगे कि S की प्लेस वैल्यू 19 होती है, ठीक है, इन अक्षरों पर ध्यान नहीं देना है, S की प्लेस वैल्यू 19 होती है, 19 से N की प्लेस वैल्यू 14 होती है, यानी कि 19 से 14 यानी कि दोस्तों SN माइनस का 5 करके बन रहा है। L की प्लेस वैल्यू क्या होती है, 12 होती है, G की प्लेस वैल्यू 7 होती है, 12 से 7 हो रहा है, यानी कि माइनस का 5 हो रहा है। H की प्लेस वैल्यू 8 होती है, C की प्लेस वैल्यू 3 होती है, 8 से 3 हो रहा है, यानी कि माइनस का 5 हो रहा है। G की प्लेस वैल्यू 7 होती है, B की प्लेस वैल्यू 2 होती है, यानी कि यहाँ पर भी माइनस का 5 हो रहा है। तो आपको यहाँ पर देखो लॉजिक और सीक्वेंस दोनों चीजें आपको साफ साफ दिखाई दे रही हैं, ठीक है। अब इसी प्रकार से इसमें आपको क्रॉस चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको लॉजिक मिल गया, फिर भी आप एक बार चेक कर लो कि आपका बन रहा है नहीं बन रहा है। देखो तो हम क्या करेंगे, इन अक्षरों का भी अपोजिट करेंगे सेम पैटर्न से। A का अपोजिट Z, B का अपोजिट क्या होता है, Y होता है, I का अपोजिट R होता है, D का अपोजिट W होता है, E का अपोजिट तो क्या होता है, V होता है। क्लियर है। हमको क्या करना है, प्रत्येक अक्षर में माइनस का 5 करनी है। देखो Z से U क्या यहाँ पर माइनस का 5 करके बन रहा है, नहीं बन रहा है, आप क्रॉस चेक कर लो, ठीक है। तो मेरे भाई इन अक्षरों पे ध्यान नहीं देना हमको। तो Z की प्लेस वैल्यू क्या होती है, तो आप कह दोगे कि Z की प्लेस वैल्यू दोस्तों 26 और U की प्लेस वैल्यू 21 होती है। 26 से 21 यानी दोस्तों यहाँ पर क्या हो रहा है, माइनस का 5 हो रहा है, आपको साफ साफ दिख रहा है। इसी प्रकार से Y में भी एक बार क्रॉस चेक कर लो, Y की प्लेस वैल्यू 25 और T की प्लेस वैल्यू 20, 25 से 20 यानी कि दोस्तों इस वाले में भी माइनस का 5 हो रहा है। तो मेरे भाई हम ये कह सकते हैं कि इसमें भी प्रत्येक अक्षर में माइनस का 5 हो रहा है। कब हो रहा है, जब आप इन अक्षरों का अपोजिट करोगे, जो अक्षर आएंगे उनसे दोस्तों ये कोड बन रहा है हमारा माइनस का 5 करके, फॉरवर्ड पैटर्न से वो भी। क्लियर है। तो हम ये सेम पैटर्न इसमें लगा देंगे, आपको इसमें टाइम वेस्ट करने की जरूरत अब नहीं है, ठीक। इस पे आ जाओ। तो मेरे भाई R का अपोजिट क्या होता है, आप कह दोगे I होता है, U का अपोजिट क्या होता है, F होता है, L का अपोजिट क्या होता है, O होता है, E का अपोजिट V होता है, S का अपोजिट क्या होता है, H होता है। हमको इन अक्षरों पे ध्यान नहीं देना, हमने इन अक्षरों के अपोजिट कर लिए। अब इनके प्रत्येक अक्षर में माइनस का 5 कर दो, यानी कि मेरे भाई पहला अक्षर है I की प्लेस वैल्यू क्या होती है, 9 होती है, 9 में 5 घटाओ दोस्तों क्या आएगा, आप कह दोगे, हम इसको यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है, IFOVH, ये आपका आया अपोजिट करने पर, आप कह दोगे ठीक है ये आया। अब कैसे बनाएंगे, तो भैया प्रत्येक अक्षर में माइनस का 5 करनी है, यानी कि I की प्लेस वैल्यू 9 में 5 घटाएंगे दोस्तों क्या आएगा, 4, और चौथे स्थान पे क्या आता है आपका D, तो आपने D लिख लिया। इसी प्रकार से F में भी 5 घटाएंगे, तो F की प्लेस वैल्यू क्या होती है दोस्तों 6, अब 6 में दोस्तों 5 घटाओगे तो क्या आएगा, आप देखो प्रत्येक अक्षर में 5 घटानी है, यानी कि F की प्लेस वैल्यू 6 में 5 घटाएंगे 1, और एक स्थान पे क्या आता है A आता है, यानी कि पहले स्थान पे आपका A आ जाएगा। क्लियर है। अब इसी प्रकार से इस पे कर लो, यानी कि देखो O की प्लेस वैल्यू 15 में दोस्तों 5 घटाएंगे क्या आएगा 10, 10वें स्थान पे क्या आता है J, तो आपने J लिख लिया। V की प्लेस वैल्यू दोस्तों क्या होती है 22, और 22 में 5 घटाएंगे दोस्तों क्या आएगा 17, 17वें पे क्या आता है आपका Q, तो Q लिख दिया। इसी प्रकार से H की प्लेस वैल्यू 8 में 5 घटाएंगे दोस्तों क्या आ जाएगा 3, और तीसरे स्थान पे आपका आता है C, यानी कि हमारा कोड बन गया सेम पैटर्न सेम लॉजिक के आधार पर DAJQC। तो DAJQC आपको ऑप्शन नंबर C में ही तो देखने को मिल रहा है, यानी कि ये ऑप्शन आपका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पेपर में कैसे करना है मैंने आपको भी बता दिया, कितना करना है वो भी बता दिया। अब बात करते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन की। मैंने दोस्तों
दोस्तों 2 क्वेश्चन कर लिए कोडिंग डिकोडिंग के, यानी कि 2 ही बोलो, क्योंकि मेरे भाई चाहे वो लेटर एनालॉजी हो या दोस्तों आपका कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न हो, दोनों में सेम ही पैटर्न हमारा लगता है। मैंने आपको क्लियर पूरा तरीके से समझा दिया है, कैसे पैटर्न को निकालना है वो भी मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। अब मैं बात करता हूँ दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 की। देखो कोडिंग डिकोडिंग का ये प्रश्न भी है, लेकिन इसमें दोस्तों हमारा कोड क्या हो रहा है, अक्षरों से आपका अंकों में बन रहा है। अक्षरों से जब भी आपका कोड अंकों में बने तो हमेशा उसकी प्लेस वैल्यू से बनने के चांसेस रहते हैं, मैं आपको कई बार बता चुका हूं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन हमारा एसएससी सिलेक्शन पोस्ट के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर दोस्तों आपका DEFECT से क्या बन रहा है, ये वाले अक्षर बन रहे हैं। मेरे भाई थोड़ा सा माइंड में लॉजिक लगाओ, आप कह दो कि डी की प्लस वैल्यू 4 होती है, कहीं 4 में 2 घटा के यहाँ पर 2 तो नहीं लिख दिया, आप कह दो हाँ लिख सकता है ऐसे। देखो ई की प्लस वैल्यू 5 होती है, 5 में 2 जोड़ दिया दोस्तों क्या हो गया, 7 हो गया। एफ की प्लस वैल्यू दोस्तों क्या होती है, आप कह दो कि 6 होती है, 6 में 2 घटा दिया 4 हो गया। तो आप ये कह सकते हो कि अल्टरनेट -2 + 2 -2 का कहीं सीक्वेंस लॉजिक तो नहीं लगा रहा है, हो सकता है। तो मैं क्या करेंगे, इसको एक बार इन अक्षरों को ऐसे लिख लेंगे, यानी कि DEFECT। देखो आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा अलग ही लॉजिक लग रहा है, ध्यान देंगे। इससे हमारा कोड क्या बन रहा है, 2 7 4 7 1 1 8। देखो वो -2 अल्टरनेट भी कर सकता है, यानी कि -2 + 2 -2 + 2 ऐसे अल्टरनेट भी कर सकता है। मेरे भाई वो एक लॉजिक और लगा सकता है, वो है वॉवेल कॉन्सोनेंट, यानी कि इस वर्ड में जितने वॉवेल होंगे सिर्फ उसमें -2 करेगा और जितने कॉन्सोनेंट होंगे उसमें +2 करेगा। वो ये लॉजिक भी लगा सकता है। वो ये भी कह सकता है कि जितने कॉन्सोनेंट होंगे उसमें -2 कर देगा और इसमें जितने भी वॉवेल होंगे उसमें +2 कर देगा, चाहे वॉवेल वो सीक्वेंस से हो चाहे वॉवेल वो अल्टरनेट पे दिख रहा हो। यानी कि जहां पर आपको वॉवेल दिखेगा वहां पर वो -2 करना है आपको, और जहां पर कॉन्सोनेंट दिखेगा उसमें +2 करना है, यानी कि उसकी प्लेस वैल्यू में +2 करके वो अंक लिख देना है। यहां पर ये लॉजिक है। अब देखो कैसे पता चला, मैं आपको समझा रहा हूं। देखो DEFECT, इसे मेरे भाई कोड क्या बना था, आप कह दोगे 2 7 4 7 1 1 8। ये आखिरकार बना कैसे, तो मेरे भाई ध्यान से देखो, हम प्लेस वैल्यू लिख लेंगे, हमेशा कोड उसकी प्लेस वैल्यू से बनेगा, ठीक है। ये प्लेस वैल्यू से ही बनेगा, चांसेस रहते हैं, मैंने आपको पहले ही बता दिया। अब देखो डी की प्लेस वैल्यू 4, ई की प्लेस वैल्यू 5, एफ की प्लेस वैल्यू 6, ई की प्लेस वैल्यू 5, सी की प्लेस वैल्यू 3, टी की प्लेस वैल्यू 20। देखो कैसे बन रहा है, तो आप देखो मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं। मेरे भाई डी में 4 में 2 हो रहा है, घट के 2 आ गया, क्लियर है। आप कह दोगे ठीक है। ई में भी 2 जुड़ गया, ई में 2 जुड़ गया भैया 7 हो गया। एफ में 2 क्या हो गया, घट गया। देखो एफ में मेरे भाई क्या हो गया, 2 घट गया, तो आप कह दोगे प्लस का 4 हो गया, मतलब 4 आ गया, ठीक है। अब देखो ई की प्लस वैल्यू 5 में क्या हो गया, 2 जुड़ गया तो मेरे भाई 7 आ गया। सी की प्लस वैल्यू में क्या हो गया, 2 घट गया, यानी कि सी की प्लस वैल्यू 3, तो आपको दोस्तों यहाँ पर ये 1 बन गया, ठीक है। इसको 11 नहीं समझना, इसको 1 ही समझोगे आप, क्यों, क्योंकि आपको इतना तो प्रैक्टिस पता ही है कि हम देखो जैसे ही टी में आए तो टी में क्या घट गया, टी की प्लस वैल्यू 20, 20 में 2 घट गया दोस्तों, आपका ये 18 बन गया, क्लियर है। आप कह दोगे यहाँ पे तो अल्टरनेट हो रहा है, यानी कि -2 + 2 -2 + 2 -2 -2। देखो लास्ट में -2 हुआ, तो इससे आपको ये पता चला कि उसने देखो जितने वॉवेल हैं, यानी कि ई वॉवेल है, ई वॉवेल है, देखो जो वॉवेल होंगे उनमें आपको सिर्फ +2 करनी है, बाकियों में -2 करनी है, आपको ये पता चल गया। अगर यहाँ पर भी +2 हो रही होती तो आपका -2 + 2 -2 + 2 -2 + 2 अल्टरनेट होता। लेकिन मेरे भाई सी और टी लगातार 2 कॉन्सोनेंट है और यहाँ पर देखो लगातार -2 हो रही है। इससे आपको ये पता चला कि इसमें वॉवेल में जो है उनमें हमको क्या करनी है, जो वॉवेल होंगे उनमें +2 करनी है उनकी प्लेस वैल्यू में, और जो कॉन्सोनेंट होंगे उसमें -2 करके वो अंक लिख देने। अब देखो लॉजिक पकड़ में आ गया ना। अब सेम पैटर्न आपको डोमेन में कर लेना, ठीक है। अगर आपकी इच्छा है क्रॉस चेक करने की तो देखो डी हमारा कॉन्सोनेंट है, डी की प्लस वैल्यू 4 में 2 घटाएंगे 2 आ गया। ई हमारा वॉवेल था तो देखो 5 में 2 जोड़ के 7 आ गया। वी हमारा क्या है, वॉवेल नहीं है, कॉन्सोनेंट है, यानी कि वी की प्लस वैल्यू 22, और 22 में क्या करेंगे 2 घटाएंगे। वॉवेल में 2 जोड़ रहे हैं और कॉन्सोनेंट में 2 घटा रहे हैं, तो वी कॉन्सोनेंट है, वी की प्लस वैल्यू 22, 22 में 2 घटाएंगे दोस्तों 20 बन गया। इसी प्रकार से आई, देखो आई वॉवेल है तो आई की प्लस वैल्यू क्या होती, 9 होती, 9 में 2 जोड़ देंगे तो दोस्तों 11 बन गया, आपको 11 भी दिख रहा है। इसी प्रकार से सी में कर दिया, तो मेरे भाई सी क्या होता है, कॉन्सोनेंट है। अब कॉन्सोनेंट में क्या करेंगे 2 घटाएंगे, तो सी की प्लस वैल्यू 3 होती है, 3 में 2 घटाओगे दोस्तों क्या आएगा 1, आपको 1 भी देखो ये दे रखा है, क्लियर है। अब इसके बाद बचा मेरा 7, तो देखो ई हमारा वॉवेल होता है तो ई की प्लस वैल्यू 5, 5 में 2 जोड़ के भैया आपका ये 7 बन गया। देखो आपका पूरा क्रॉस चेक यहाँ पे हो गया, और आपने फर्जी का यहाँ पर टाइम वेस्ट किया होगा, आपको चेक करना ही नहीं, आप डायरेक्ट डोमेन पे आ जाओ, यानी कि DOMAIN। मेरे भाई ये आपको वर्ड दे रखा डोमेन, सेम पैटर्न यहाँ पर लगा देंगे। पैटर्न क्या है मेरे भाई, देखो जो कॉन्सोनेंट हैं उनमें -2 करो, यानी कि डी दोस्तों हमारा कॉन्सोनेंट है, यानी कि डी में 2 घटाएंगे दोस्तों क्या आएगा, मतलब इनकी पहले प्लेस वैल्यू लिख लो, आपको आसानी रहेगी। डी की प्लस वैल्यू 4, ओ की प्लस वैल्यू 15, एम की प्लस वैल्यू 13, ये सब आप माइंड में कर सकते हो, लेकिन मैं आपको यहाँ पर लिखकर समझा रहा हूँ, ठीक है। आई की प्लस वैल्यू 9,
और n की प्लस वैल्यू 14। अब देखो प्लस 2 माइनस 2 कैसे करना है, डी कॉन्सोनेंट है, 2 घटा देंगे तो आपका 2 आ जाएगा। ओ हमारा वॉविल है, ओ वॉविल है तो 15 में 2 जोड़ देंगे यानी दोस्तों 17 आ जाएगा। क्लियर है। एम हमारा कॉन्सोनेंट है यानी कि 2 घटाएंगे, 13 में 2 घटाएंगे 11 आ जाएगा। ए हमारा क्या है, वॉविल है, ए हमारा क्या है, वॉविल है तो 2 जोड़ेंगे भैया 3 आ जाएगा। आई हमारा क्या है, वॉविल है, वॉविल है तो 2 जोड़ेंगे, 9 2 11 हो जाएगा। एन हमारा क्या है, कॉन्सोनेंट है यानी कि 2 घटाएंगे तो 14 में 2 घटाएंगे दोस्तों 12। कोड आपका बनेगा 2 17 11, 2 17 11, ठीक है। उसके बाद 3, तो 2 17 11 के बाद 3 यहाँ पर नहीं है, 3 यहाँ पर नहीं है, 2 17 11 3, उसके बाद में देखो 11 और 12, तो 3 के बाद 11 12, 3 के बाद यहाँ पर 11 तो है, 9 नहीं है, 12 नहीं 9 है, गलत। तो मैं यानी कि ऑप्शन नंबर ए ही हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। और देखो 2 17 11, ठीक है, 3 11 12, 2 17 11 3 11 12, आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर पूरा मैच कर रहा है। तो ये आपका सेम पैटर्न सेम लॉजिक के आधार पर ये क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा, ये मतलब ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब इसी प्रकार से चौथे क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए चौथे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, किसा रहा है, एक निश्चित कूट भाषा में CAST को 311 920 और FEED को 6554 के रूप में लिखा गया है, तो इसी कूट भाषा में GLAD को किस प्रकार लिखा जाएगा। अब ये क्वेश्चन भी हमारा ग्रेजुएट लेवल के एग्जाम यानी कि SSC सिलेक्शन पोस्ट का ही क्वेश्चन है। देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर भी कोड हमारा अक्षरों से अंकों में बन रहा है। मैंने आपको इसी थोड़ी देर पहले ही बोला कि जब भी हमारा कोड आपका अक्षरों से अंकों में बनेगा, ठीक है, ये क्वेश्चन तो आपको मुंह जुबानी ऐसे ही देखते ही कर लोगे। कैसे, देखो आप कह दोगे सी की प्लेस वैल्यू 3, मैंने आपको पहले ही कहा कि जब भी कोड आपका अक्षरों से अंकों में बनेगा हमेशा उसकी प्लेस वैल्यू से बनने के चांसेस रहते हैं। देखो सी की प्लेस वैल्यू 3 आपको दे रखी है, ए की प्लेस वैल्यू 1 भी आपको दे रखी है, आप कह दोगे एस की प्लेस वैल्यू देखो आपको 19 भी दे रखी है, और टी की प्लेस वैल्यू दोस्तों 20 भी आपको दे रखी है। क्लियर है। देखो एफ की प्लस वैल्यू आपको 6 दे रखी है, ई की प्लस वैल्यू 5, ई 2 बार है तो देखो 2 बार 5 दे रखा है, डी की प्लस वैल्यू 4, आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पर दे रखी हैं, कुछ किया ही नहीं है उसने। मेरे भाई क्या करा है, डायरेक्ट प्लेस वैल्यू से यहाँ पर यानी कि जो अक्षर है उनकी प्लेस वैल्यू डायरेक्ट यहाँ पर लिख दी है। तो हम भी यहाँ पर कर देंगे, देखो दोनों में सेम पैटर्न हमारा लग रहा है, तो हम ग्लैड में भी यही कर देंगे। यानी कि जी की प्लस वैल्यू क्या होती है, लिख दो 7, एल की प्लस वैल्यू क्या होती है 12, लिख दो, ए की प्लस वैल्यू क्या होती है 1, और डी की प्लस वैल्यू 4। बस ये हमारा बन गया कोड 7 12 14। तो 7 12 14 सिर्फ आपको ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपसे इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछ लेता है, कभी हार्ड कभी लो लेवल का, ठीक है। अब इसी प्रकार से एक क्वेश्चन और बन गया जो हमारा SSC MTS के एग्जाम में आया था, ठीक। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ है, मैंने अभी तक कोडिंग डिकोडिंग के आपको 4 क्वेश्चन और एक लेटरलॉजी का क्वेश्चन करा दिया, ठीक है। देखो अब इस क्वेश्चन को बात करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर देखिएगा दोस्तों कॉस्टली, अब यहाँ पर आपका नंबर और लेटर मिक्स है, तो आखिरकार ये कोड कैसे बना होगा, आपको कुछ नहीं करना है मेरे भाई, COSTLY। अगर थोड़ा ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को भी हम दोस्तों बिना पेन उठाए आसानी से वहीं पर सॉल्व कर सकते हैं। आप कह दो कि सी है, सी की प्लस वैल्यू 3 आपको दे रखी है, ओ का अपोजिट क्या होता है, लेकिन यहाँ पर देखो ओ से पी, अब मेरे भाई ओ से पी कैसे बना होगा, तो आप कह दोगे ओ की प्लस वैल्यू 15, 15 से 1 बढ़ के 16, यानी कि 16वें स्थान पर पी आता है। आप ये भी कह सकते हो कि ओ के बाद पी आता है, यानी कि प्लस का 1 हो रहा है, ठीक है। इसी प्रकार से एक्सटेंड में कर लो, यानी कि ई की प्लस वैल्यू लिख दो भाई, जब यहाँ पे सी की प्लस वैल्यू लिखी 3 तो आप ई है तो ई की प्लस वैल्यू 5 लिख दो, देखो आपको 5 दिख भी रहा है, यानी कि पैटर्न हमारा सही लग रहा है जहां तक। उसके बाद में एक्स में क्या करोगे, तो एक्स में प्लस का 1 कर दोगे, कैसे, क्योंकि ओ से प्लस का 1 करके पी बना, तो एक्स में प्लस का 1 करके बनोगे वाई, वाई बनेगा यानी कि 5 के बाद वाई, 5 के बाद आपको वाई भी सब प्रत्येक ऑप्शन में दिख रहा है, सिर्फ ऑप्शन नंबर डी को छोड़कर, यानी कि ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर मैं आपको लिखकर समझा दे रहा हूँ, देखो कोड आपका बन रहा है 3P 19 U12Z, ये आपका कोड बन रहा है। अब ये आखिरकार बन कैसे रहा है मैं आपको ये बता देता हूँ। देखो देखो सी की प्लस वैल्यू 3 दी गई है, ओ में प्लस का 1 कर दिया गया है, एस की प्लस वैल्यू 19 दी गई है, टी में प्लस का 1 कर दिया गया है, एल की प्लस वैल्यू देखो 12 दी गई है, और वाई में प्लस का 1 कर दिया गया है। यानी कि अल्टरनेट करना है, एक अक्षर की पहले प्लस वैल्यू लिखो, फिर उसमें प्लस 1 कर दो, दूसरे वाले में प्लस 1 कर दो, तीसरे में उसकी प्लस वैल्यू लिखो, चौथे अक्षर में क्या कर दो प्लस 1 कर दो, पांचवें में उसकी प्लस वैल्यू लिख दो, और छठे में प्लस का 1 कर दो। इस प्रकार से आपका लेटर और नंबर का मिक्स कोड बन जाएगा। सेम पैटर्न आपको यहाँ पर कर देना, यानी कि EXT END में मेरे भाई पहले क्या करना है, पहले अक्षर में भैया करना है हमको, उसकी प्लस वैल्यू लिखनी है, ई की प्लस वैल्यू 5, एक्स में क्या करोगे प्लस का 1 जोड़ोगे वाई आ जाएगा, टी में क्या करोगे, टी में टी की प्लस वैल्यू लिखोगे, देखो अल्टरनेट करना है तो 20 आ जाएगा। अब ई में प्लस का 1 जोड़ देंगे, यानी कि एक बार जोड़ो, यानी कि एक बार पहले उसका प्लस वैल्यू लिखो, उसके बाद दूसरे अक्षर में प्लस का 1 करो, अल्टरनेट करना है तो ई में क्या करेंगे प्लस 1 करेंगे, यानी कि एफ आ जाएगा। क्लियर है। एन की प्लस वैल्यू लिख देंगे 14, अब 14 के बाद जो अक्षर आएगा उसमें प्लस का 1 कर देंगे, यानी डी में प्लस का 1 करोगे ई आ जाएगा। तो कोड आपका बन गया सेम पैटर्न से 5Y20, 5Y20 आपको सिर्फ ऑप्शन नंबर
5y 20 के बाद f है, तो यहाँ पर 5y 20 के बाद g है, यानी कि ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत, ये भी गलत। ऑप्शन नंबर ए आपका दोस्तों यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैच कर लो, पूरा आपको दिख रहा है, क्लियर है। अब इसी प्रकार से अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। यहाँ पर दोस्तों क्या दे रखा है आपको, mn एक मिरर दे रखा है, यानी दोस्तों आपको प्रश्न देखते ही समझ गए कि हमको इस वाले जो आपको ये अक्षर दे रखे हैं इनकी हमको मिरर इमेज यानी कि यहाँ पर आपको दर्पण प्रतिबिंब बनाना है दोस्तों। तो दर्पण प्रतिबिंब कैसे बनाएंगे आइए समझते हैं। एसएससी एमटीएस 2023 का पूछा हुआ क्वेश्चन है और काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखो ऑप्शन को यहाँ पर हम क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे। ध्यान से देखिएगा, पास वाली आकृति आपकी पास में बनेगी, यानी कि यहाँ पे ए पहले पैर है तो यहाँ पर आपका ए आ जाएगा, ठीक है। और दूर वाली आकृति भैया दूर में, यानी कि वाई लास्ट में है तो यहाँ पर वाई लास्ट में आएगा, ठीक है। तो वाई लास्ट में आएगा। अब देखो वाई की मिरर, हमें प्रत्येक अक्षर की मिरर इमेज नहीं बनानी है, हम क्रॉस चेक करेंगे। देखो वाई की मिरर इमेज कैसे बनेगी, तो भैया वाई जो हमारा यहाँ पर कैसे बनेगा, ध्यान से देखेंगे। देखो y दोस्तों हमारा बनेगा इस प्रकार से। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, बनानी नहीं आती है, तो ऑप्शन पे जाएंगे, गो थ्रू ऑप्शन जाएंगे। तो देखो y यहाँ पर, देखो भाई ये तो हमारा वाटर इमेज है, y को पलटा नहीं जाएगा, y हमारा इस प्रकार से इधर पलटेगा। देखो भैया तो ये y की मिरर इमेज होगी ना, वो ऐसे नहीं बनेगी, यानी कि ऑप्शन आपका गलत हो गया, क्लियर है, क्योंकि यहाँ पर y की मिरर इमेज सही नहीं है, ठीक है। अब देखो इन ऑप्शन नंबर ए, सी और बी में y की मिरर इमेज बिल्कुल सेम है, यानी कि देखो y मिरर इमेज मेरे भाई ऐसे ही बनती है, ठीक है, ऐसे वाई बनेगा। उसके बाद भैया ए पे आ जाओ। अब देखो हम पहले वाले ए को चक्कर ले रहे हैं, इससे मेरा एक ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, लेकिन जैसे आप ए पे आओगे ना, देखो ए की मिरर इमेज बिल्कुल उसकी जैसे तो बनेगी नहीं, कुछ तो चेंजमेंट होगा, लेकिन ए पे यहाँ पर एज चीज दे रखा है, यानी कि ये भी गलत हो गया। उसके बाद मेरे भाई देखो ए की मिरर इमेज कैसे बनेगी, तो आप कह दोगे यहाँ पर एक मिरर इमेज ऐसे बनेगी, ठीक है, ये आपका ए बनेगा। देखो ऐसा आपको ए ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है और सी में दे रखा है, तो मेरे भाई दोनों ऑप्शन तो सही होंगे नहीं। अब मेरे भाई दो ऑप्शन बच रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए और सी, तो मैं ध्यान किस पे दूंगा। अब देखो कैसा, अब देखो अगर आप थोड़ा ध्यान से यहाँ पर देखो, यहाँ पर मेरे भाई क्या है के, देखो और यहाँ पर देखो के आपको बिल्कुल सेम दे रखा है मेरे भाई। एक देखो ए आएगा, एक बाद के आएगा, तो ए के बाद देखो एक ए की मिरर इमेज यहाँ पर बनी, ऐसी मिल जाएगी, ऐसी मिलेगी, क्लियर है। उसके बाद भैया के, अब मेरे भाई के की जो मिरर इमेज बनेगी ना वो ऐसी बनेगी, और के मेरा सिर्फ ऐसा ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, यानी कि ये ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि बाकी के मेरे दो ऑप्शन तो बी और डी पहले एलिमिनेट हो गए वाई के जरिए से। देखो ये वाला ऑप्शन वाई के जरिए एलिमिनेट हुआ और ये वाला ऑप्शन भैया ए के जरिए एलिमिनेट हो गया, दोनों ऑप्शन गलत हो गए। इसके बाद मैंने ऑप्शन नंबर ए और सी को देखा, तो ए और सी में मुझे के देखने को मिल गया, यानी कि भैया के की मिरर इमेज ऐसी नहीं बनेगी, ठीक है, ऐसी नहीं बनेगी, तो भैया कैसी बनेगी, जैसी कि ऑप्शन नंबर सी में, तो ये आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से देखो अगले क्वेश्चन को देखते हैं, ये सब आपको अपने मन से करना है, मैं तो आपको सिर्फ यहाँ पर बता रहा हूँ कि ये ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अब देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, उस विकल्प का आकृति का चयन करें जो दी गई आकृति में उसके भाग के रूप में सन्निहित है, यानी कि घूर्णन की अनुमति नहीं है, आपको रोटेशन की अनुमति नहीं है, रोटेट करने की अनुमति नहीं है। अब बताओ ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो इस वाली आकृति के अंदर सन्निहित है, यानी कि अंदर है। तो आप देखो इसमें आपकी आंखों का टेस्ट होने वाला भैया एसएससी सीएचएसएल 2021 का प्रश्न है, और काफ़ी बार ऐसे प्रश्न आपके हर एग्जाम में देखने को मिलते हैं, ठीक है, एम्बेडेड फिगर का प्रश्न इसे बोलते हैं हम लोग। तो देखो भैया हम थोड़ा सा इसको जूम करेंगे, एक सेकेंड, हल्का सा इतना, देखो अब बताओ ये ऑप्शन नंबर, अगर हम ए को चेक करें कि आपको ये आकृति इसके अंदर मिल रही है, आप कह दोगे जी हाँ भैया मिल रही है। कहाँ पर मिल रही है, आप देखो ये देखो भैया आपको ये आकृति नंबर एक ही मिल गई, यानी कि ऑप्शन नंबर ए ही आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। बिल्कुल यहाँ पर देखो सेम ये आकृति तो दे रखी है आपको, यहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान से देखना है। आप कह दो हाँ भैया जैसे ये नंबर आकृति नंबर ए है वैसी से हमको यहाँ पर मिल गई, यानी कि यही ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमको क्या बताना था, ऐसी आकृति बतानी है जो इस आकृति के अंदर सन्निहित हो। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा पूर्ण रूप से यहाँ पर दिख रहा है। अगर आप ऑप्शन नंबर बी देख रहे हो तो भैया बी देखने के बाद क्या आपको बी के बाद देखो इस वाली आकृति, देखो मेरे भाई आप आसानी से कर सकते हो, मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है। आपका देखो बी वाली आकृति यहाँ पर इतनी दिखी, इसके बाद मेरे भाई देखो यहाँ पर ये है, तो मेरे भाई यहाँ पर ये भी हो गया, लेकिन उसके बाद ये बॉक्स है, उसके बाद ये बॉक्स है, लेकिन मेरे भाई ये देखो बॉक्स है, यहाँ पर ये दो बॉक्स आ रहे हैं, लेकिन मेरे भाई यहाँ पर ये पूरा ऐसे नहीं हो रहा, ऐसे पूरा नहीं हो रहा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा एलिमिनेट हो गया। इसी प्रकार से भैया आपका ऑप्शन नंबर बी, ये सी भी और डी भी आपके एलिमिनेट हो जाएंगे। ये ऑप्शन आपके सही नहीं होंगे, क्यों नहीं होंगे मैंने आपको बता दिया, क्योंकि आपको ऑप्शन नंबर ए पहले मिल गया, तो आप उसी को आंसर टिक करो ना, फर्जी का टाइम वेस्ट करने की क्यों जरूरत है। अब बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8वें की, यानी कि दोस्तों कह रहा है डाइस वाले से क्वेश्चन कह रहा है एक ही पासे की दो अलग अलग स्थान दिखाए गए हैं जिनके 6 फलक 1 से 6 संख्याएं अंकित हैं, ठीक है।
उस संख्या का चयन करें जो 2 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर होगी। यानी कि दोस्तों आपको 2 के विपरीत बताना है। तो कैसे बताओगे? तो मेरे भाई कुछ नहीं करना है, डाइस को क्वेश्चन है। आप देखो एक ही पासे की 2 स्थितियां हैं, ध्यान से देखो कॉमन क्या आ रहा है। तो आप कह दोगे यहाँ पर 2 कॉमन है, यहाँ पर भी 2 कॉमन है, यानी कि 1 कॉमन ट्रिक यहाँ पर लगेगी। 1 कॉमन ट्रिक दोस्तों क्या होती है? जहाँ पर आपको कॉमन दिखा वहाँ से रोटेट हो जाओ, यानी कि 2 यहाँ पर कॉमन है, 2 यहाँ पर है। तो भैया 2 से एंटी क्लॉकवाइज घूम जाओ मेरे भाई, 2 से एंटी क्लॉकवाइज घूम जाओ, या 2 से मेरे भाई क्या हो जाओ, क्लॉकवाइज घूम जाओ, वो अब आपकी मर्जी है। लेकिन दोनों फिगर में आपको एक जैसा ही घूमना पड़ेगा। 2 से में गया क्लॉकवाइज, भैया जब आप 2 से क्लॉकवाइज गए, 2 से आप क्लॉकवाइज, एक सेकंड में आपके यहाँ पे लिख देता हूँ, 2 से आप क्लॉकवाइज गए तो आपको देखने को क्या मिला, 2 के बाद 3, 3 के बाद 6, ये आपका क्लॉकवाइज से आया है। क्लियर है? इसके बाद आप दूसरी फिगर में गए तो मेरे भाई दूसरी फिगर में यहाँ पर 2 है, आपने 2 यहाँ पर ऐसे 2 के नीचे 2 लिख लो। उसके बाद भैया 2 से जब क्लॉकवाइज घूमे आप तो आपको मिला 4, तो आपने 4 लिख लिया। उसके बाद मिला आपको 1, तो आपने 1 लिख लिया, ऐसे लिख लिया। तो इससे आपका क्या हो जाएगा, अपोजिट अक्षर निकल के आ जाएंगे। तो 6 के विपरीत क्या कह दोगे आप, 1 हो जाएगा, और 3 के विपरीत 4 हो जाएगा, और 2 के विपरीत क्या होगा, जब भैया एक पासे में 1 से लेकर 6 तक संख्या अंकित हैं तो भैया 6 1 हो गया, 3 4 हो गया, तो बचा क्या, 2 भी हो गया, तो बचा हमारा 5, यानी कि 2 के विपरीत दोस्तों क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और हमसे पूछा क्या, 2 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर क्या होगा, तो भैया 5 ही होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको करना है, बिल्कुल सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। करना क्या है, देखो पहले आपको ये देखना है कि इसमें कॉमन क्या आ रहा है। तो आप कह दो भैया हमको इनमें कॉमन मिला 4, जहां पर कॉमन दिखे वहां से रोटेट हो जाऊं। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि हम हमेशा क्लॉकवाइज रोटेट हो, आप एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकते हो। देखो इस क्वेश्चन को मैं एंटी क्लॉकवाइज से करा देता हूँ। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब आपको ऐसे घूमना है। तो भैया 4 जहाँ से कॉमन है वहाँ से एंटी क्लॉकवाइज घूमो। तो 4 से एंटी क्लॉकवाइज घूमे तो आपको मिला 5 और 2, 5 के बाद मिला 2, ऐसे आपने लिख लिया। सही है, ठीक है। अब इसी प्रकार से ये कब तरीका काम करेगा भैया, जब आपका एक अक्षर यानी कि एक अक्षर कॉमन आ रहा हो, यानी कि एक संख्या कॉमन आ रही हो। देखो यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 4 है, उसके अलावा इन दोनों फिगर में कोई कॉमन चीज़ नहीं है। तो इसे दोस्तों हम बोलते हैं 1 कॉमन ट्रिक। 1 कॉमन ट्रिक का मतलब क्या है, जहाँ पर कॉमन दिखे वहीं से रोटेट हो जाओ, क्लॉकवाइज घूमो या एंटी क्लॉकवाइज घूमो। मैं यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज घूमा, ठीक है। अब यहाँ पर 4 है, यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज आएंगे तो आपको मिला 4 3 6। अब इससे आप ये कह सकते हो कि विपरीत, देखो इससे हमारे विपरीत अक्षर निकल के आ जाएंगे। आप ये कह सकते हो कि 2 के विपरीत 6 होगा, 5 के विपरीत 3 होगा, तो 4 के विपरीत क्या होगा, बच रहा है 1, यानी कि 1 ही 4 के विपरीत हो जाएगा। तो 4 के विपरीत क्या होगा भैया, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? इसी प्रकार से अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन हमारा ओपन डाइस है। ओपन डाइस का मतलब क्या होता है, देखिएगा करना क्या है आपको, देखिएगा ध्यान से। यहाँ पर कह रहा है यदि दी गई आकृति को मोड़कर एक घन बनाया जाए तो एक वाले के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी, यानी कि 1 के विपरीत क्या होगा दोस्तों, आपको ये बताना है। कैसे इसमें विपरीत निकालते हैं मेरे भाई, देखो 4 के बाद वाली संख्या छोड़ो 6 पे आ जाओ, 2 के बाद वाली संख्या छोड़ो 1 पे आ जाओ, यानी कि ऐसे करना है आपका। तो 4 के विपरीत दोस्तों क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और 2 के विपरीत दोस्तों क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और जो बच रहा है 3 और 5, 5 और 3 एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगी। जब इसको मोड़कर आप घन बनाओगे ना तो आपका ये विपरीत अक्षर निकल के आएंगे। अब ये विपरीत अक्षर निकल के आ गए हैं, आपसे पूछा 1 के विपरीत, तो भैया 1 के विपरीत क्या होगा, 2 होगा, और 2 के विपरीत हमारा 1 होगा, कुछ भी आप कह सकते हो। तो भैया 1 के विपरीत 2, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अब इसी प्रकार से अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 11वां क्वेश्चन कह रहा है, देखो ये 11वें क्वेश्चन में क्या करना है हमको, क्वेश्चन मार्क जो है यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा दोस्तों आपको ये बताना है। यानी कि आप साफ साफ कह सकते हो कि मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है। मिसिंग नंबर का ये क्वेश्चन हमारा एसएससी सीपीओ के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पर कैसे करेंगे, कैसे हम क्वेश्चन मार्क की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो आप ये कह सकते हो कि देखो 14 4 से 28 कैसे बनाओगे, और जिस प्रकार से आप 14 4 से 28 बनाओगे ना, सेम उसी प्रकार से आपको 21 6 से 63 बनाना पड़ेगा, और सेम उसी प्रकार से 45 60 से आपको यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बनानी पड़ेगी। तो आप सोचो कि 14 4 से आप 28 कैसे बनाओगे। तो आप ये कह सकते हो, देखो हम क्वेश्चन को इस डायरेक्शन में भी सॉल्व कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि हम 14 4 से 28 बनाएं, हम ये भी कर सकते हैं कि 14 21 से 45 बना लें। लेकिन मेरे भाई हमको क्या हो रहा है, ये देखो अगर आप थोड़ा ध्यान से देखोगे ना, अगर आप सोच रहे हो कि 14 21 से ही 45 बनाओ, आसानी से बन जाएगा, तो आप ये भी कर सकते हो 4 1 5, लेकिन 2 1 3 जोड़ने पे क्या आ रहा है 35, लेकिन मेरा बनना है पे 45। अगर आप 35 10 45 कर रहे हो तो मेरे भाई 4 और 6 को जोड़ोगे ना 8, 4 6 दोस्तों 10, और 10 से भैया और 10 जोड़ोगे तो 20 बनेगा, लेकिन मेरे भैया सेम पैटर्न से 8 नहीं बनेगा। इस प्रकार से मेरा ये पैटर्न गलत हो गया। तो मैं क्या करूंगा, इस डायरेक्शन में सॉल्व करूंगा। भाई दोनों डायरेक्शन से क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। एग्जाम में जब आएगा तो हमको नहीं पता रहेगा किस डायरेक्शन से सॉल्व हो रहा है, तो मैं आपको सारे तरीके यहाँ पर बताते हुए चल रहा हूँ। अब देखो 14 4 से देखो, तो मेरे भाई आप कह दोगे 4 का आधा करो क्या आता है 2, और 14 की 2 में गुणा करा तो आपको साफ साफ दिख रहा है 28 बन जाएगा। ठीक है,
2 का आधा करो दोस्तों क्या होता है 3, और 3 की 21 में गुणा करा दो मेरे भाई, तो आप कह दोगे 63 बन जाएगा। सेम इसी प्रकार से यहाँ पर 8 है तो 8 का आधा करो क्या आता है 4, 4 की 45 में गुणा करा दो तो 45 चौका दोस्तों क्या होता है 180, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेम पैटर्न से देखो 4 का आधा किया 2 आया, 2 की 14 में गुणा करा दी 28 बन गया, 6 का आधा किया 3 आया, 3 की 21 में गुणा करा दी दोस्तों 63 बन गया। सेम इसी प्रकार से यहाँ पर 8 है तो 8 का आधा करो 4, 4 की 45 में गुणा करा दो 180 बन जाएगा। सेम पैटर्न से, और ऐसे ही आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे भी। ज़्यादा कठिन क्वेश्चन देखने को नहीं मिलते हैं, कभी कभार मिल जाते हैं, लेकिन वहां पर भी आपको ऐसे ही फॉलो करके निकाल लेना है। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की। कह रहा है कुछ पत्थर घन है। देखिएगा दोस्तों यहाँ पर क्या कह रहा है, जो आपको कह रहा है उसका आप वेन डायग्राम बना लो। कह रहा है कुछ पत्थर घन है, तो भैया कुछ पत्थर, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर लिख लूँगा ऐसे कुछ पत्थर, तो मैं इसको पत्थर लिख ले रहा हूँ यहाँ पर कुछ पत्थर, यानी कि पत्थर का कुछ हिस्सा दोस्तों घन के अंतर्गत आ जाएगा। अब कैसे आएगा ये समझते हैं। कह रहा है कुछ पत्थर घन है, तो कुछ पत्थर घन है, तो भैया ये पत्थर ये घन, आपने ऐसा डायग्राम बना लिया इतना। अब उसके बाद जब मैंने आगे पढ़ा तो दूसरा कथन कह रहा है कोई घन गिलास नहीं है, कोई घन गिलास नहीं है, यानी कि गिलास वाला हिस्सा बिल्कुल अलग हो जाएगा। ठीक है, ये आपका दोस्तों क्या हो जाएगा, एक सेकेंड, ये आपका दोस्तों गिलास हो जाएगा। क्लियर है। उसके बाद आगे बोल रहा है कि सभी बल्ले घन है, सभी बल्ले घन है, यानी कि सभी बल्ले का पूरा भाग कहाँ आ जाएगा, घन के अंतर्गत आपका इस प्रकार से आ जाएगा। ठीक है, ये जो पिंक वाला गोला है घन के अंदर, ये बल्ले का हो गया। तो आपका इस प्रकार से वेन डायग्राम बनेगा। आपसे पूछ निष्कर्ष क्या कह रहा है, अब आपको बताना कितने निष्कर्ष यहाँ पर सही होंगे। तो आप कह दोगे, पहले देखो चेक करो, कुछ पत्थरों के बल्ले होने की संभावना है, कुछ पत्थरों के बल्ले होने की संभावना है। तो देखो पत्थर ये रहा और बल्ले ये रहे, तो भाई संभावना तो हो सकती है भाई, संभावना हम किसी चीज़ की भी व्यक्त कर सकते हैं। तो भैया ये हमारा बिल्कुल सही होगा। ठीक है, पहला निष्कर्ष हमारा सही होगा। दूसरे के निष्कर्ष की बात करते हैं। कह रहा कोई बल्ला गिलास नहीं है, कोई बल्ला कहाँ पर है, हाँ देखो कोई बल्ला जो है वो गिलास नहीं है। तो भाई देखो कोई बल्ला गिलास नहीं है, ये आपका निष्कर्ष सही हो रहा है ना भाई, गिलास ये रहा बल्ला ये रहा, कोई इन्हें आपस में रिलेशन नहीं है, तो ये सही कह रहा है कोई बल्ला गिलास नहीं, यानी कि ये निष्कर्ष भी हमारा सही हो जाएगा। फिर बोल रहा है सभी घन बल्ले हैं। अब देखो यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं हो रहा है, ये कह रहा है सभी घन, मेरे भाई सभी घन, अब घन का पूरा भाग तो बाहर है। देखो कह रहा है सभी घन, यानी कि सभी घन का मतलब है घन वाला गोला ये रह जाएगा और ये पूरा बल्ले के अंदर आ जाएगा, लेकिन ऐसा तुमको वेन डायग्राम में दिख नहीं रहा है। यहाँ पर सभी बल्ले घन तो हो सकते हैं, लेकिन सभी घन बल्ले नहीं हो सकते। अगर यहाँ पर ये बोलता है कुछ घन बल्ले हैं, तो भैया क्योंकि देखो घन के अंदर बल्ले का हिस्सा आ रहा है, यानी कि घन का कुछ भाग क्या हो सकता है, बल्ले हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर बोल रहा है सभी घन बल्ले हैं, यानी कि मेरे भाई ये निष्कर्ष आपका गलत हो जाएगा। तो आपके दो निष्कर्ष सही होंगे, पहला और दूसरा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी निष्कर्ष केवल निष्कर्ष 1 और 2 अनुसरण करते हैं, ये आपका ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। पेपर में आपको इसी तरीके से वेन डायग्राम बनाकर कर लेना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 की। देखिएगा अब देखो ये हमारा दोस्तों कोडेड ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, वो नॉर्मल वाले क्वेश्चन तो आप सभी कर लेते हो, लेकिन जब आपके एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, अब देखो ये क्वेश्चन हमारा एसएससी सीजीएल का है, और सीजीएल क्या, एमटीएस क्या, सीजीएल सभी में आपको इसी प्रकार से प्रश्न देखने को मिलते हैं। कभी किसी शिफ्ट में वो वाला क्वेश्चन नॉर्मल वाला, और किसी शिफ्ट में दोस्तों भैया कोडेड ब्लड रिलेशन पूछा जाता है। अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या रहता है, कुछ नहीं करना है, सारी चीज़ें आपको प्रश्न में दे रखी हैं, यानी कि ये आपको देखो एक इक्वेशन दे रखी है, इससे आपको रिलेशन का डायग्राम बनाना है। तो कैसे बनाओगे भैया, देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, ए प्लस बी का अर्थ है ए बी के पिता हैं, ए स्टार बी का अर्थ है ए बी की बहन है, ए परसेंटेज बी का अर्थ है ए बी की पुत्री है, ए डॉलर बी का अर्थ है ए बी का पुत्र है। तो भैया आपको एल परसेंटेज एम प्लस एन स्टार ओ डॉलर पी के बीच में रिलेशन का डायग्राम बनाना है। कैसे बनाओगे, फिर आपको लास्ट में बताना है एल का पी से क्या रिलेशन है। तो देखो भैया रिलेशन का डायग्राम बनाओगे तभी इस क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे। अब कैसे करेंगे, पहले ही देखो एल परसेंटेज एम है, तो मैंने देखा कि ए प्लस परसेंटेज बी का अर्थ क्या है, ए बी की पुत्री है, यानी मेरे भाई यहाँ पर एल परसेंटेज एम है, तो एल जो एल है, देखो यहाँ पर ए जो है वो बी की पुत्री है, मेरे भाई यहाँ पर क्या है एल है, एल पुत्री है किसकी पुत्री है, एम की, यानी कि इस प्रकार से आपका बन जाएगा। इतना तो आप सभी जानते हैं, क्लियर है, इस प्रकार से बन गया। लेकिन मेरे भाई मेल के लिए आप ले लेना प्लस का साइन, और फीमेल के लिए ले लेना आप माइनस का साइन, इससे आपका जेंडर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर साफ साफ बोला गया है एल जो है पुत्री है, यानी कि एल फीमेल है, लेकिन एम माता पिता में कोई भी हो सकता है, हमको क्लियर जेंडर क्लियर नहीं है, तो हम छोड़ेंगे इसको। ठीक है, आगे जब बढ़ेंगे तो आगे क्या कह रहा है, आगे हम आएंगे एम प्लस एन पर। एल देखो एल परसेंटेज एम हो गया, अब एम प्लस एन पे आ जाएंगे। तो एम प्लस एन का रिलेशन कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पर आपको दे रखा है कि ए प्लस बी का अर्थ है ए बी के पिता हैं, तो यहाँ पर क्या है एम प्लस एन, यानी कि जो एम है एम पिता है, तो एम का जेंडर क्लियर हो गया, प्लस हो गया यानी कि मेल हो गया। एम पिता है किसके पिता है, एन के, यानी कि एम की संतान कहाँ हो जाएगी, उसके नीचे इस प्रकार से आ जाएगी। क्लियर है, एम जो है वो एन के पिता हैं, तो आप ये कह सकते हो कि एल और एन
देखो एल और एन के पिता क्या हो गए, एक ही हो गए ना, आपको साफ साफ डायग्राम में दिख रहा है। तो यानी कि भैया एल और एन आपस में भाई बहन हो गए, इतना तो आपको सभी को क्लियर ही होगा। ठीक है, आगे जब बात करते हैं तो आगे कह रहा है, देखो अब ओ स्टार एन स्टार ओ पर आ जाएंगे। तो ए स्टार बी का अर्थ क्या है, ए बी की बहन है। यहाँ पर क्या है, एन स्टार ओ, यानी कि एन जो है, देखो जिस प्रकार से यहाँ पर ए बी की बहन हो रही है, तो यहाँ पर एन जो है वो ओ की बहन है। एन जो है बहन है ओ की, यानी कि एन फीमेल है और ओ की बहन है, तो एन के बगल में ओ आपका इस प्रकार से आ जाएगा। क्लियर है। अब देखो हमें यहाँ पर ओ का जेंडर क्लियर नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन जैसे आप ओ डॉलर पी पे आओगे तो आपको कह रहा है ए डॉलर बी का अर्थ क्या है, तो कह रहा है ए बी का पुत्र है, तो यहाँ पर ओ डॉलर पी है। जिस प्रकार से यहाँ पर ए डॉलर बी का अर्थ है ए जो है वो बी का पुत्र है, तो यहाँ पर भैया ओ डॉलर पी है, यानी कि ओ जो है वो पी का पुत्र है। ओ किसका पुत्र है, पी का। ओ पुत्र है भैया पी का, यानी कि ओ पुत्र है पी का, इस प्रकार से हो जाएगा। ओ पुत्र है किसका, पी का। तो मेरे भाई आपको रिलेशन के डायग्राम में यहाँ पर एक चीज ये देखने को मिली कि एल एन ओ ये आपस में क्या है, भाई बहन है। क्लियर है। ओ का जेंडर क्लियर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर बोल रहा है ना कि देखो ए डॉलर बी का अर्थ क्या है, ए बी का पुत्र है, तो यहाँ पर क्या है ओ डॉलर पी, यानी कि ओ जो है पुत्र है। देखो ओ का जेंडर भी यहाँ पर क्लियर हो गया। ओ का जेंडर क्या हो गया भैया, यहाँ पर ओ पुत्र है किसका, पी का, यानी कि ओ पुत्र है, तो प्लस का साइन ले लेंगे, किसका पुत्र है, पी का। अब मेरे भाई एल एन ओ आपको आपस में देखने से क्या लग रहे हैं, भाई बहन, यानी कि दोनों ये तीनों एक ही माता पिता की संतान है। आपको रिलेशन का डायग्राम इतना तो समझ में आता ही होगा। क्लियर है। जब यहाँ पर एम मेल है तो पी क्या होगी, फीमेल होगी। भाई माता पिता होंगे तभी तो इनकी 3 संतान होंगी। क्लियर है। यानी कि जब एम मेरा पिता है तो पी क्या हो जाएगी, माता हो जाएगी, यानी कि फीमेल हो जाएगी। क्लियर है। और मेरे भाई आपसे प्रश्न में पूछा है, ये आपको देखो पूरा डायग्राम बन गया। आपसे प्रश्न में क्या पूछा है, एल का पी से क्या रिलेशन है, एल का पी से, एल का पी से। तो भैया एल का पी से क्या रिलेशन है, आपको साफ साफ दिख रहा है कि जो एल है, एल फीमेल है और पी उसकी माता है, यानी कि एल हो जाएगी पी की पुत्री। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। कुछ भी करने की जरूरत यहाँ पर ज्यादा नहीं है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। कह रहा है हवा महल जयपुर और राजस्थान के बीच में कैसा वेन डायग्राम बनेगा, और एसएससी सीपीओ 2022 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब देखिएगा इस क्वेश्चन में क्या करना है, हवा महल जयपुर और राजस्थान। तो मेरे भाई राजस्थान के अंतर्गत क्या आता है आपका, जयपुर आता है। जयपुर के अंदर क्या होता है दोस्तों, हवा महल। ये आपको सभी को पता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर क्या कह रहा है, राम श्याम पंकज तिलक गौरव एक सीधी रेखा में दक्षिण की ओर मुख करके बैठे हैं। यानी कि दोस्तों इतना पढ़ते आप समझ गए कि हमारा दोस्तों सिटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन है। ठीक है। और एसएससी एमटीएस 2023 के एग्जाम में पूछा वो क्वेश्चन है। अब करने का तरीका क्या है, जो आपसे प्रश्न बोल रहा है वो करो। कह रहा है राम श्याम पंकज तिलक और गौरव एक सीधी रेखा में दक्षिण की ओर मुख करके बैठे हैं। यानी कि दोस्तों आपकी ये पंक्ति है, दक्षिण का मतलब क्या हो गया, नीचे की ओर, मतलब इस तरह से। इस दक्षिण की दिशा कैसी होती है, इधर ही तो होती है। आप कह दोगे जी हाँ भैया बिल्कुल, यानी कि सभी का मुख किधर है, दक्षिण दिशा की ओर, यानी कि इस प्रकार से है। कितने व्यक्ति हैं, तो आप कह दोगे 5 व्यक्ति हैं। तो हमने 5 व्यक्तियों का स्थान यहाँ पर बना लिया है। अब इसके बाद क्या कह रहा है, इसके बाद वो बोल रहा है तिलक और गौरव अंतिम छोरों पर बैठे हैं। यानी कि अब देखो दक्षिण दिशा में जब व्यक्ति का मुख होगा ना, तो दायां बायां पहले क्लियर करो। मेरे भाई ये वाला छोर आपका बायां हो जाएगा, ठीक है, और मेरे भाई ये वाला छोर आपका दायां हो जाएगा जब आप दक्षिण दिशा की ओर मुख करे होगे। इतना आप सभी जानते होगे लेफ्ट राइट किधर होता है। क्लियर है। यहाँ पर क्या कह रहा है, तिलक और गौरव अंतिम छोरों पर बैठे हैं, यानी कि मेरे भाई 2 2 4 1 5 ये आपका अंतिम छोर हो गया। ठीक है, ध्यान देंगे मेरे भाई, तिलक और गौरव। यहाँ पर हम तिलक को बैठा लें और अगर यहाँ पर हम गौरव को बैठा लें तो भाई देखो तिलक और गौरव अंतिम छोर पर बैठे हैं। भाई तिलक यहाँ पर भी हो सकता है और यहाँ पर भी हो सकता है, गौरव मेरे भाई यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है। मैं कन्फर्म नहीं हूँ, मैं क्या करूँगा भाई, हमसे कहीं बताया ही नहीं गया किस छोर पर बैठे हैं। भाई दोनों किसी न किसी छोर पर बैठ सकते हैं, इस प्रकार से। क्लियर है। आप कह दो जी हाँ भैया बिल्कुल क्लियर है, तो मैंने दोनों संभावनाएं यहाँ पर ऐसे लिख ली। ठीक है। कोई एक ही स्थान पर बैठेगा, यानी कि अगर तिलक यहाँ बैठा है तो गौरव यहाँ बैठेगा, अगर यहाँ पर मेरे भाई गौरव इस छोर पर बैठा है तो तिलक इस छोर पर बैठेगा। ये तो कन्फर्म है। ठीक है। अब देखो अब ये कन्फर्म कब होगा, जब आप थोड़ा सा प्रश्न को आगे पढ़ोगे तो यहाँ पे आपसे क्या बोल रहा है, राम जो है गौरव के ठीक बाईं ओर और पंकज के ठीक दाईं ओर है। राम जो है गौरव के ठीक बाईं ओर, अगर मेरे भाई गौरव को आप यहाँ बैठा लोगे ना तो गौरव के बाईं ओर देखो, हाँ देखो यहाँ से क्लियर हो जाएगा। क्या कह रहा है, राम जो है गौरव के ठीक बाईं ओर। भैया गौरव के बाईं ओर यानी कि यहाँ पर अगर आप गौरव के यहाँ बैठाओगे ना तो गौरव के बाईं ओर क्या स्थान होगा, ये वाला होगा। लेकिन यहाँ पर तो कोई स्थान है ही नहीं मेरे भाई, मेरे 5 स्थान है ना, मैंने आपको बना के दिखा दिए हैं। तो मेरे भाई गौरव के बाईं ओर इधर तो बैठ ही नहीं सकता, कोई संभावना ही व्यक्ति नहीं हो रही। लेकिन मेरे भाई अगर मैं गौरव को कहाँ बैठा लूँ, अगर मैं दोस्तों गौरव को यहाँ पर बैठा लूँ, ठीक है, ये वाला स्थान गौरव को हो जाएगा, तो गौरव के बाईं ओर क्या हो जाएगा ये, और यहाँ पर मेरे दोस्त राम बैठ जाएगा, यानी कि राम को ऐसे बना लेंगे। ठीक है।
तो आपका ये कन्फर्म हो गया कि गौरव यहाँ पर बैठेगा और मेरे भाई तिलक यहाँ पर बैठेगा। कैसे? जैसे ही आपने प्रश्न को आगे पढ़ा तो आपसे बोल रहा राम गौरव के ठीक बाईं ओर है, तो गौरव के ठीक बाईं ओर राम आपका इस प्रकार से आ जाएगा। इतना आप सभी समझ गए ना? ठीक है। अब देखो आगे क्या कह रहा है, और पंकज के ठीक दाईं ओर बैठा है, यानी कि पंकज के ठीक दाईं ओर, यानी मेरे भाई राम के बगल में पंकज आपका इस प्रकार से बैठेगा, तो पंकज का दायां क्या होगा, ये स्थान होगा, और आपका राम बिल्कुल पंकज के ठीक दाईं ओर हो जाएगा। तो आपको देखो इतना आपको प्रश्न से पढ़ते ही पता चल गया। ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे, वो आपको साफ साफ दिख रहा है तिलक का स्थान मेरे भाई ये हो गया। ठीक है। अब तिलक यहाँ से हिलेंगे नहीं, गौरव और आपके क्या हो गया, राम, और भैया कौन है, पी से पंकज, ये इन सबका स्थान बिल्कुल क्लियर हो गया, एग्जैक्ट स्थान हो गया। तो बचा क्या, एक ही स्थान आपका बच रहा है, और कौन सा बंदा बचा है, तो श्याम बचा है, तो मैं श्याम को यहाँ पर बैठा लूंगा। ठीक है। अब आपसे पूछ क्या रहा है, तिलक के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है, तो मेरे भाई तिलक के ठीक दाईं ओर, तिलक के ठीक दाईं ओर, यानी कि मेरे भाई देखो आपको श्याम दिख रहा है, तिलक के ठीक दाईं ओर, यानी कि आपको देखो तिलक के दाएं आपका ऐसे चलेगा ना, और तिलक के ठीक दाईं ओर पूछ रहा है, तिलक के ठीक दाईं ओर, तिलक इस छोर पर बैठा है, और तिलक के दाईं ओर कौन दिख रहा है आपको, श्याम दिख रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ गए होंगे। इसी प्रकार से अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। यहाँ पर कह रहा है ऋषभ पश्चिम की तरफ चलना शुरू करता है और 70 मीटर चलने के बाद, ये इतना पढ़ते ही आप समझ गए कि भैया डिस्टेंस एंड डायरेक्शन से क्वेश्चन है, और यहाँ पर हमसे पूछ रहा है आरंभिक बिंदु से कितनी दूर है। अगर आपसे दिशा पूछी होती तो हम लेफ्ट राइट कैंसिल करके यानी कि ट्रिक से आसानी से बता सकते थे, लेकिन जब आपसे यहाँ पर क्या पूछी है, डिस्टेंस पूछी है, तो मेरे भाई ये क्वेश्चन आपको इसका भी डायग्राम बनाना पड़ेगा। डायग्राम कैसे बनाते हैं समझिएगा, देखिएगा जो प्रश्न में कह रहा है आप वो करिए। कह रहा है ऋषभ पश्चिम की ओर चलना शुरू करता है, ऋषभ पश्चिम की ओर, मेरे भाई पश्चिम दिशा किधर होती है, थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। ये दोस्तों आपकी पूरब होती है, ये आपकी पश्चिम होती है, ऊपर की ओर उत्तर और नीचे की ओर दक्षिण, इतना आप सभी जानते हैं। ठीक है। दायां बायां भी आप सभी जानते होंगे। मैं बात करता हूँ इस क्वेश्चन की, पश्चिम की ओर, यानी कि राम ने क्या है, ऋषभ है, ऋषभ ने मेरे भाई यहाँ से चलना शुरू किया, पश्चिम की ओर ऐसे गया, कितना गया, 70 मीटर चलने के बाद, 70 मीटर चला, और चलने के बाद 70 मीटर चलने के बाद वो है बाएं मुड़ता है। पश्चिम दिशा से जब मेरे भाई बाएं मुड़ोगे ना, तो किधर जाओगे, नीचे की ओर आ जाओगे, यानी कि दक्षिण दिशा में अब आ जाओगे। ठीक है। जब पश्चिम दिशा में 70 मीटर चलने के बाद में वो यहाँ से बाएं मुड़ रहा है, ऐसे बाएं मुड़ता है, और 35 मीटर सीधा चलता है, यानी कि 35 मीटर सीधा चलता है, यानी कि भैया 70 की आधी रेखा लेंगे, 70 की आधी रेखा आप इस प्रकार से लेना है दोस्तों, क्या हो जाएगा, ये आपकी हो जाएगी 35 मीटर की डिस्टेंस। ठीक है। क्लियर है। अब उसके बाद अब ये मत करना कि आपने 70 की ले ली छोटी और 35 की ले ली बड़ी, आपको उसके हिसाब से लेना है। अगर 70 आपकी इतनी बड़ी है तो 70 के हिसाब से आधी डिस्टेंस आप ले लो, क्योंकि 70 की आधी डिस्टेंस तो 35 है, तो आधी रेखा ले लेंगे। अब इसके बाद वो कह रहा है वह पुनः बाएं मुड़ता है, यानी कि जब वो यहाँ पे आ गया ना, यहाँ से पुनः बाएं मुड़ता है मेरे भाई, जो दक्षिण दिशा में आ गया, और दक्षिण दिशा में बायां किधर होता है, इधर की ओर, यानी कि पूरब दिशा में अब चलेगा। ध्यान देंगे। तो कह रहा है जब यहाँ से पुनः बाएं मुड़ता है और 30 मीटर चलता है, मेरे भाई यहाँ से वो कितना चला, 30 मीटर चला। ध्यान देंगे, जब वो यहाँ से 30 मीटर चला, ये मैंने भाई आपकी मान ली 30 मीटर चला। ठीक है। 30 मीटर चलने के बाद मेरे भाई वो यहाँ पर आ गया। क्लियर है। फिर से बाएं मुड़ता है और 35 मीटर चलता है। जब वह यहाँ पर आ गया तो मेरे भाई अब ये देखो पूरब दिशा में हो गया, और पूरब दिशा में बायां मेरे भाई ऐसे मुड़ता है, यानी कि उत्तर दिशा में अब चलेगा। इतना तो आप सभी जानते ही होंगे। जब वह यहाँ पर आ गया ना, तो पुनः बाएं मुड़ता है। देखो आपको साफ साफ कह रहा है 30 मीटर चलता है और फिर से बाएं मुड़ता है और 30 मीटर चलता है। यहाँ से भैया जब बाएं मुड़ेगा तो ऊपर की ओर जाएगा, कितना चलेगा, 30 मीटर, सॉरी कितना बोला, 35 मीटर, यानी कि मेरे भाई 35 मीटर चलेगा। तो देखो जितनी ये 35 आपने ली है उतना इसको यहाँ से ऐसे 35 चला दो, तो मेरे भाई यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर है। इस पॉइंट पर आ जाएगा, इस रास्ते पर आ जाएगा। देखो दिख रहा है आपको, आप कह दोगे हाँ भैया इतना तो दिख रहा है। जब ये भी हमारी 35 होगी मेरे भाई, जब ये इतनी 35 है, ये भी इतनी 35 चल रहा है, तो मेरे भाई ये सेम ही डायरेक्शन तो होगी, सेम ही तो लंबाई होगी। आप कह दोगे ठीक है, यहाँ पर वो आ गया इस रेड पॉइंट पर। क्लियर है। अब क्या पूछ रहा है, आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। आरंभिक बिंदु उसका क्या था, आप कह दोगे ये ब्लू, ये वाला येलो वाला पॉइंट था, और ये रेड वाले पॉइंट पर अब ये आपसे रेड पॉइंट से येलो पॉइंट की दूरी पूछ रहा है, कितनी दूरी है। आरंभिक बिंदु ये है, वो फाइनली यहाँ पर आ गया है, तो आपसे ये पूछ रहा है कि ये डिस्टेंस मेरे भाई कितनी है। तो आप बता सकते हो आसानी से, जब मेरे भाई ये पूरी 70 है, ठीक है, और ये इतनी 30 है, तो 70 में 30 घटा के आप कह दोगे हमारा आ जाएगा 40, यानी कि वह इस समय आरंभिक बिंदु से 40 मीटर की दूरी पर है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ज़्यादा समय यहाँ पर नहीं लगेगा, 15 से 20 सेकंड के अंदर ये क्वेश्चन डायग्राम बना के सॉल्व हो जाएगा, जब आप डेली प्रैक्टिस करोगे रीजनिंग की। तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 की मैथमेटिकल ऑपरेशन से क्वेश्चन है दोस्तों। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम देने जाओ, आपको वहाँ पर 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आज की इस क्लास में भी हम आपको मैथमेटिकल ऑपरेशन के 2 क्वेश्चन कराएंगे, और दोनों हमारे क्वेश्चन अलग प्रकार से होंगे। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 17वां क्वेश्चन कह रहा है ए का अर्थ जोड़ है, बी का अर्थ गुणा है, सी का अर्थ माइनस है, और डी का अर्थ भाग है। यानी कि मेरे दोस्त जो कह रहा है वो कर दो। ए का अर्थ क्या है, प्लस जोड़ है, तो ए की जगह जोड़ लिख लो। बी का अर्थ क्या है, गुणा, बी की जगह गुणा लगा दो। सी का अर्थ माइनस है, सी का अर्थ माइनस कर दो, और डी का अर्थ है भाग, तो डी की जगह क्या कर दो,
भाग कर दो। अब आपको बॉडमॉस के नियम लगा देना है, यानी कि बॉडमॉस के नियम क्या है, पहले ब्रैकेट फिर ऑफ, उसके बाद में डिवाइड मल्टीप्लाई ऐड और उसके बाद में लास्ट में घटाना। क्लियर है। तो ब्रैकेट और ऑफ तो है नहीं, तो हम भाग से शुरू करेंगे। भैया 7 की भाग 14 में दोगे क्या आएगा, 2 आएगा। उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 17 गुणे 3 क्या हो जाएगा दोस्तों, 51। प्लस लगा देंगे और यहाँ माइनस से -5। इतना तो आप सभी हल कर लोगे, ठीक है। उसके बाद काफ़ी लोग गलती यहाँ पर ये कर जाते हैं कि भैया वो 5 में 2 घटा लेते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है, आपको पहले प्लस वाले जोड़ लेने हैं। यानी दोस्तों 51 प्लस का है, 2 प्लस का है, तो 51 में दोस्तों क्या हो जाएगा आपका 53 हो जाएगा, और 53 में 5 घटा दोगे दोस्तों क्या आएगा आपका 48। यानी कि इसको बॉडमॉस के नियम सॉल्व करने पर क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 48 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से आपको एग्जाम में भी सॉल्व करना ही पड़ेगा, ठीक है। लेकिन आपकी अगर कैलकुलेशन स्ट्रांग होगी तो आप जल्दी कर लोगे। अब इसी प्रकार से अगर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 की, यहाँ पर कह रहा है यदि प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाए और गुणे और भाग को आपस में बदल दिया जाए तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा दोस्तों, आपको ये बताना है। अब देखो सेम क्वेश्चन वही है, बस यहाँ पर थोड़ा सा चेंजमेंट ये कर दिया गया कि प्लस माइनस को आपस में बदल दो। तो भैया जहाँ पर माइनस है, जहाँ पर प्लस है वहाँ पर माइनस कर दो, और जहाँ पर माइनस है वहाँ पर प्लस कर दो। क्लियर है। उसके बाद कह रहा है गुणे और भाग को आपस में बदल दो, यानी कि जहाँ पर भाग है वहाँ पर गुणा लगा दो, और जहाँ पर गुणे का साइन है वहाँ पर भाग का साइन है, इस प्रकार से लगा दो। लगाने के बाद में बॉडमॉस के नियम लगा दो भैया, ठीक है। पहले भाग यानी कि 4 की भाग 4 में करोगे 1 आएगा, और 1 की गुणा 6 में करोगे दोस्तों क्या आएगा 6 आएगा। इतना आपने सॉल्व कर लिया, क्या आया 6 आया। उसके बाद प्लस का साइन लगा दो 3 और -7। अब देखो यहाँ पर भी काफ़ी लोग क्या गलती करते हैं कि भैया प्लस का साइन देकर 6 और 3 को आपस में जोड़ लेते हैं। ये नहीं आपको करना है मेरे भाई। देखो 6 प्लस का है और ये 3 माइनस का है मेरे भाई, प्लस वाली संख्या जोड़नी है। 6 प्लस का है, 7 यहाँ पर प्लस ही का है, तो 7 6 213 हो जाएगा, और माइनस का पहले हम जोड़ेंगे। देखो पॉजिटिव संख्या पहले जोड़ेंगे, 6 पॉजिटिव है 7 पॉजिटिव है, तो 7 6 213 हो जाएगा। 13 में 3 यानी कि माइनस का 3 कर देंगे दोस्तों, आपका आ जाएगा 10। यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। काफ़ी लोग गलती यहाँ पर यही कर जाते हैं कि 6 में वो पहले 3 क्या कर लेते हैं, घटा लेते हैं या जोड़ लेते हैं, और यहीं से उनका पूरा सवाल भैया बॉडमॉस का गलत हो जाता है, ठीक है। तो आपको ये गलती नहीं करनी है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर कह रहा है 19वें नंबर पे कह रहा है यदि शब्द ELASTIC को प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। मेरे भाई SSC CHSL का क्वेश्चन है, और ऐसे ही क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। यहाँ पर क्या कह रहा है ELASTIC को प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम, यहाँ पर ये ध्यान देना अंग्रेजी वर्णमाला क्रम क्या होता है, यानी कि दोस्तों A to Z के फॉर्म में, A to Z में जैसे ABCD हमारी सीक्वेंस से लिखी रहती है ना, इसी प्रकार से इन अक्षरों को आपको सीक्वेंस से लिखना है। सीक्वेंस का मतलब क्या होगा देखिएगा, ELASTIC। क्या ये अक्षर आपके सीक्वेंस से लिखे हैं, नहीं लिखे हैं। पहले भैया इनको अरेंज करो, यानी कि देखो अगर थोड़ा ध्यान से देखो तो ए वाला अक्षर पहले आता है तो हमने ए लिख लिया, ठीक है। और उसके बाद क्या ए के बाद कौन सा लेटर आता है, बी, लेकिन मेरे भाई बी नहीं है, बी के बाद सी तो आता है लेटर, तो आपको सी, ए के बाद सी लिख लेना। ऐसे आपको अरेंज करना है, ठीक है। प्रश्न से आप समझ जाओगे। सी अरेंज कर लिया, उसके बाद में क्या आएगा आप कह दोगे सी के बाद आपका सीक्वेंस से आएगा ई, उसके बाद मेरे भाई क्या आएगा ई के बाद इन अक्षरों को ध्यान से देखो और बताओ, तो आप कह दोगे ई के बाद दोस्तों आई आ जाएगा, आई के बाद क्या आएगा तो आप कह दोगे एल आ जाएगा, और एल के बाद दोस्तों आपका आ जाएगा एस, और एस के बाद लास्ट में दोस्तों आपका आ जाएगा टी। इतना आपने देख के कर लिया। अब मेरे भाई आपसे प्रश्न में क्या पूछ रहा है, वो ये पूछ रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। यानी देखो ई के नीचे ए आ गया, एल के नीचे सी आ गया, ए के नीचे ई आ गया, एस के नीचे आई आ गया, टी के नीचे एल आ गया, आई के नीचे एस आ गया, सी के नीचे टी आ गया, यानी कि किसी का भी नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपके यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैसे, क्योंकि देखो यहाँ पर जो हमने अरेंज करके लिखा तो सारे अक्षर ही हमारे चेंज हो गए, सारे अक्षरों का स्थान क्या हो गया दोस्तों, चेंज हो गया। तो आप कह दोगे कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा, तो भैया कह दोगे किसी का भी नहीं, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे मान लो ई है और यहाँ पर भी ई आ गया तो आप कह दोगे एक अक्षर का यहाँ पर स्थान अपरिवर्तित हुआ, क्योंकि देखो ई के नीचे हमारा ई आ गया, अगर जहाँ पर वो अक्षर के नीचे वो अक्षर मैच कर जाए समझ लेना कि वो उसका स्थान अपरिवर्तित रहा, ठीक है। अगर आपको टी के नीचे पर टी दिख जाता तो आप कहते थे 2 अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहा। इस प्रकार से क्वेश्चन आपको पूछेगा और पूछेगा ही, 100% पूछेगा। और क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। कह रहा दिए गए शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करने के पश्चात कौन सा शब्द चौथे स्थान पर आएगा, यानी कि दोस्तों चौथे स्थान पर कौन सा आएगा। और ऐसे क्वेश्चन आपको हम हर एक प्रैक्टिस सेट में करवा ही देते हैं, 102 क्वेश्चन। अब इस प्रैक्टिस सेट में एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वो भी कैसे, हमें क्या करते हैं पहले सबसे पहले मैं आगे से कॉमन ढूंढते हैं इन क्वेश्चनों में। मेरे भाई आगे से कॉमन क्या आ रहा है, यूएनएस, यहाँ पर भी यूएनएस है, सब में होना चाहिए, यहाँ पर भी देखो यूएनएस है, यहाँ पर भी यूएनएस है, यहाँ पर भी यूएनएस है, सब में होना चाहिए मेरे भाई। तो आप कह दोगे यूएनएस सब में कॉमन हमको मिल गया। अब हम क्या करते हैं यूएनएस के बाद चेक करते हैं मेरे भाई। यहाँ पर एस के बाद क्या है, ई है, यहाँ पर देखो ई है, और यहाँ पर दोस्तों एस के बाद ए है, यहाँ पर एस के बाद ओ है, और यहाँ पे एस के बाद ए है। क्या आप ए देखो आपको 3 अक्षर देखने को मिले ए ई ओ, तो मेरे भाई
ई ए ओ, इनको जब अरेंज करोगे तो कैसे अरेंज करोगे, तो आप कह दोगे ए के बाद ई आएगा, ई के बाद ओ, ये आपका अरेंज हो गया ना। आप कह दोगे जी हाँ भैया बिल्कुल। अब जिन जिन वर्ड में एस के बाद ए है उनको पहले लिखा जाएगा, तो एस के बाद ए आपके दो वर्ड में है, यानी कि तीसरे और पांचवें में। अब तीसरे और पांचवें में दोनों जगह ए है, तो इनमें कौन सा पहले लिखा जाएगा, तो भैया उसके लिए भी हमारा एक रास्ता है। क्या रास्ता है, अब ए के बाद चेक कर लो। यहाँ पर दोस्तों ए के बाद क्या है, एफ है, तो एफ लिख लिया। यहाँ पर ए के बाद क्या है, वाई है, तो वाई लिख लिया। अब देखो एफ और वाई में हम आसानी से बता सकते हैं पहले कौन आएगा, तो आप कह दोगे एफ आएगा, यानी कि 3 नंबर वाला वर्ड पहले लिखा जाएगा और उसके बाद भैया 5 वाला लिखा जाएगा। ठीक है, लिखे दोनों ए वाले ही जाएंगे, लेकिन इन दोनों में पहले कौन आएगा, तो मैंने कहा 3 नंबर वाला पहले आएगा, 5 वाला बाद में आएगा। कैसे आएगा वो भी मैंने आपको यहाँ पर दिखा दिया। अब इसी प्रकार से भैया बाकियों को अरेंज कर लो। कैसे करोगे, जब भैया 3 अरेंज हो गया, 5 अरेंज हो गया, अब इसके बाद बचा 1 2 4। अब देखो ई और ओ, मेरे भाई ई और ओ में पहले क्या आएगा, ई वाला आएगा। अब ई वाले हमारे 2 वर्ड हैं, तो इन दोनों वर्ड में पहले कौन सा लिखें, तो मेरे भाई ई के बाद चेक कर लो। यहाँ पर ई के बाद ई ही दे रखा है और यहाँ पर ई के बाद आपको ए दे रखा है, तो आप आसानी से बता सकते हो कि ई और ए में पहले क्या आएगा, तो आप कह दोगे ए पहले आएगा। अब ए किस में है, तो 2 नंबर में, यानी कि 5 के बाद 2 नंबर लिखा जाएगा और 2 नंबर के बाद मेरे भाई जाहिर सी बात है ई वाला वर्ड यानी कि 1 लिखा जाएगा, तो 2 के बाद आपका 1 आ जाएगा और बचा लास्ट में क्या 4, तो 4 वाला वर्ड जो आपको ऑटोमेटिक लास्ट में लिखा जाएगा या चला जाएगा। आपसे क्या पूछा, चौथे स्थान पर क्या कौन सा वर्ड आएगा, तो भैया चौथे स्थान पर आपका आएगा, देखो पहला दूसरा तीसरा चौथे स्थान पर आपका आएगा 1 नंबर वाला वर्ड, यानी कि अनसीन। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों ए आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आपको पेपर में भी करना ही पड़ेगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21वें की। ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया दोस्तों, नॉन वर्बल का सीरीज वाला क्वेश्चन है। मेरे भाई थोड़ा अगर ध्यान से देखो, यहाँ पर इस वाली आकृति का यहाँ पर वाटर इमेज दे दी गई, यानी कि इसकी वाटर इमेज क्या होती है भैया, ये वाला सीधा नीचे आ जाएगा और ये वाला ऐसा ऊपर चला जाएगा। देखो सेम चीज आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है, क्लियर है। यानी कि क्या किया उसने, इस वाली आकृति की वाटर इमेज दे दी गई है, तो भैया हमको इसकी भी वाटर इमेज यहाँ पर बनानी पड़ेगी। ये सर्कल हमारा नीचे आ जाएगा, सर्कल हमारा नीचे नहीं है, ये ऑप्शन गलत है। सर्कल नीचे नहीं है, गलत। सर्कल नीचे नहीं, ये भी गलत। एक ऑप्शन में सर्कल आपका नीचे है, यानी कि यही ऑप्शन आपका बस सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आपको ऑप्शन को एलिमिनेट करना है नॉन वर्बल रीजनिंग के क्वेश्चन में, क्लियर है। 22वें क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। भैया ये आकृति आपको दी जाएगी, इसमें पूछ रहा है कितने त्रिभुज हैं, और ऐसे प्रश्न आपके हर एग्जाम में पूछता है एसएससी के, चाहे भैया वो एसएससी का हो या रेलवे का हो, या अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपसे फिगर काउंटिंग का एक क्वेश्चन पूछेगा और आप जानते भी हैं कैसे काउंट करेंगे। तो भैया यहाँ पर ये पहला त्रिभुज है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये सात के अलावा कहीं आपको एक और त्रिभुज दिख रहा है, आप कह दोगे नहीं दिख रहा है। जब नहीं दिख रहा है तो आप क्या करोगे, ऑप्शन नंबर 7 यहाँ पर करेक्ट आंसर कर दोगे, क्लियर है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, अब देखो पेपर एंड कटिंग से क्वेश्चन आ गया। अब देखो पेपर को खोलते कैसे हैं, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर भैया जो डॉट 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 आपको दिख रहा है ना, ये डॉट डॉट डॉट, इस पेपर को फोल्ड करके यहाँ पर इसको ऐसे कर दिया गया। एक सेकंड देखो, इस जो डॉट डॉट दिख रहा है ना, एरो से आपको ये दिखा रहा है कि ये पूरा पेपर पहले पूरा, एक सेकंड, ये पूरा पेपर आपका पहले ऐसे था, ठीक है। इसको फोल्ड करके भैया ऐसे यहाँ पर ये चीज़ आ गई, देखो यहाँ पर ये चीज़ आ गई, ठीक है। अब जब इस पेपर को हम खोलेंगे, तो इस पेपर को जब हम खोलेंगे ऐसे ही तो खोलेंगे ना, इस तरफ खोलेंगे ना। जब इस तरफ पेपर इसको इसी को इस तरफ खोलोगे तो कैसे खोलोगे, तो भैया ये सर्कल आपका पूरा हो जाएगा। देखो ये आपको देखने से लग रहा है आधा सर्कल, तो भैया जब इस तरफ इस डायरेक्शन में खोलोगे ना, ऐसे ही पेपर को खोलोगे। जब भैया साफ साफ दिखाया एरो से कि पेपर को हमने ऐसे फोल्ड कर दिया, तो पेपर मोड़ने के बाद जब ऐसे आया है तो इसको इस डायरेक्शन में ऐसे खोलोगे, तो जब इसको भी खोलोगे तो सर्कल हमारा पूरा हो जाएगा। सर्कल पूरा हो जाएगा, सभी में दे रखा है, लेकिन ऑप्शन नंबर बी और ए आपके गलत हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि मेरे भाई सर्कल को थोड़ा ध्यान से देखो, यहाँ पर सर्कल की शेप बड़ी है और यहाँ पर सर्कल की शेप छोटी है, छोटे बड़े पे भी ध्यान देना है। तो 2 ऑप्शन तो आपके ऐसे एलिमिनेट हो गए। यहाँ पर सर्कल की शेप देखो दोस्तों, दोनों जगह सेम है, तुम कह नहीं सकते कौन सा गलत है कौन सा सही है। लेकिन जैसे ही आप थोड़ा ध्यान से देखोगे, यहाँ पर ये वाली आकृति दोस्तों पलटकर ऐसी बन जाएगी, यानी कि मेरे भाई ये सर्कल पूरा हो जाएगा और ये वाली आकृति जब पलटेगी ना, तो ये जगह पलट के ऐसी बनेगी, क्लियर है। और ये आपका, एक सेकेंड, ये आपका ऐसे बन जाएगा। ये यहाँ पर पेन नहीं चल रहा है, एक सेकेंड, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ध्यान से देखो। तो भैया ये आकृति ऐसे बनेगी और ऐसा सिर्फ आपको, एक सेकंड में आपको दिखाई दे रहा हूँ यार पूरा, ये आकृति मेरे भाई ऐसे बनेगी, ठीक है, जैसे कि ये है। बस यहाँ पर आपको ये लाइन टच करके दिखा रहा है। तो ऐसा भैया देखो, यहाँ पर ऑप्शन से आप एलिमिनेट कर लो ना। देखो ये चीज़ यहाँ पर कैसे, यहाँ पर तो भाई कुछ ऐसी चीज़ डिजाइन नहीं दे रखी, ये डिजाइन कहाँ से आ गई भैया। पहला और दूसरा तो पहले ही गलत हो गया था, और ये वाला ऑप्शन भी आपका एलिमिनेट हो जाएगा। क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पर ये चीज़ दे रखी है और यहाँ पर देखो ये चीज़ नहीं है, यानी कि बचता है आपका ऑप्शन नंबर डी, यही आपका करेक्ट आंसर हो भी जाएगा। आप थोड़ा ध्यान से देख लो, सर्कल भी पूरा है और ये चीज़ आपको दे ही रखी है, और बाद में ये चीज़ जब इधर खोलोगे तो ये चीज़ आपकी ऐसी आ जाएगी, और सेम आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखो इसमें हो भी रहा है, तो आप कह दोगे यही ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो इतना क्वेश्चन बड़ा
है ये हमारा मिरर इमेज का। लेकिन भाई मात्र एक चीज़ से क्वेश्चन मात्र 1 सेकंड में ही सॉल्व हो जाएगा। और शिफ्ट 2 में आया क्वेश्चन किसके, मैट्रिक कैलकुलेशन लेवल 2 में आया। ठीक है, ध्यान से देखें, हमें एग्जाम से मतलब नहीं, हमें इस क्वेश्चन से मतलब है। देखो ऐसे ही प्रश्न आपके एमटीएस में, सीडी में, सीएचएसएल में, सीजीएल में, रेलवे के एग्जाम में, सभी में देखने को मिलते हैं। इस क्वेश्चन की बात करें, हमें इसकी क्या बनानी है, मिरर इमेज बनानी है। मिरर इमेज कैसे बनाना भैया, जब भी देखो आपका ऐसे रखा हो तो आप समझ जाएंगे मिरर इमेज का क्वेश्चन है। अगर यही चीज़ आपकी दोस्तों ऐसे रखी जाए तो आप कह दोगे वाटर इमेज इसकी यहाँ पर ऐसे बनेगी। मिरर इमेज अलग बनती है, वाटर इमेज अलग बनती है, हमेशा ध्यान रखिएगा। देखो इसकी मिरर इमेज कैसे बनेगी, तो पास वाली आकृति पास में, यानी कि भैया एफ आ जाएगा इस प्रकार से। अब इस प्रकार से बनेगा और ऐसा एफ आपको सिर्फ ऑप्शन नंबर ए में ही देखने को मिल रहा है। ऑप्शन नंबर बी गलत, सी गलत, डी गलत। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखो ये देखो हमें एफ चाहिए, पास वाली आकृति पास, यानी कि पहले ऑप्शन में एफ होगा और एफ ऑप्शन में 2 ऑप्शन में एफ दे रखा है, यानी कि ए और बी में। मेरे भाई हम जानते हैं कि एफ की फिगर मिरर इमेज ऐसी बनती है, ना कि उल्टी। ये तो आपको वाटर इमेज दे रखा है, यानी कि ये भी गलत। तो बच्चा क्या ऑप्शन नंबर ए, तो ही आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लो बाई चांस यहाँ पर भी एफ बिल्कुल इसके जैसे होता, सेम होता, तो आप क्या करते हैं मेरे भाई, हम बी को मैच करते हैं। देखो बी की मिरर इमेज दूर, देखो दूर वाली दूर बनेगी, यानी कि बी का मिरर इमेज आपका ऐसा बनेगा। और ऐसा आपको सिर्फ ऑप्शन नंबर ए में ही दे रखा है, यानी कि इस प्रकार से आप ऑप्शन नंबर बी को एलिमिनेट कर सकते थे और आपका यही ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो आपको देखो ऑप्शन को एलिमिनेट करना है, आप किसी भी प्रकार से करो। इस क्वेश्चन में आपको ज़्यादा टाइम नहीं देना है क्योंकि नॉन वर्बल रीजनिंग का है। अब इसी प्रकार से अगर अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, 25वें क्वेश्चन की, कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से और छठा पद 5वें पद से संबंधित है। प्रश्न की हिंदी इतनी पढ़ने की जरूरत नहीं है, एसएससी सीजीएल 2023 का पूछा हुआ क्वेश्चन है और आप समझ गए कि नंबर एनालॉजी का प्रश्न है। जब नंबर एनालॉजी का प्रश्न है, देखो यहाँ पर जिस प्रकार से आपका 6 से 646 बन रहा होगा ना, सेम उसी रिलेशन से मेरे भाई 4 से यहाँ पर 190 बनना चाहिए। अब कैसे बन रहा है वो आपको लॉजिक फाइंड आउट करना है। लॉजिक फाइंड आउट करने के लिए मेरे भाई आपकी कैलकुलेशन तेज होनी चाहिए। क्या आप सोच नहीं सकते हो कि 6 से 646 कैसे बनेगा, भैया देखो जोड़ घटाने से तो बनाएगा नहीं, यानी कि हमें गुणा या स्क्वायर क्यूब करनी पड़ेगी। तो भैया स्क्वायर क्यूब पे आ जाओ, क्योंकि मेरे भाई 6 छोटा काफ़ी नंबर है और मैं 646 बनाना है। तो आप ये कह सकते हो कि अगर हम लोग स्क्वायर क्यूब करना ही पड़ेगी, तो आप सभी जानते हो, तो मैं क्या करूँगा पहले स्क्वायर। मैं जानता हूँ कि 6 की क्यूब क्या होती है, 216 होती है। अगर मैं 216 का 3 गुना कर दूँ, पहले 6 की क्यूब करिए, फिर अगर 216 आया, मैं देख रहा हूँ कि 216 का अगर 3 गुना करेंगे तो भैया ये क्या बन जाएगा, 648 बन जाएगा। और 648 में हम 2 घटा देंगे मेरे भाई, 646 बन जाएगा। ये आपको साफ साफ दिख रहा होगा क्लियर। जैसे आप 216 पे पहुंचे तो आप कह दो कि 3 गुना करने पर 648 बन जाएगा और उसमें 2 घटा देंगे तो 646 आसानी से बन जाएगा। क्या ये सेम पैटर्न हमारा 4 में लागू हो रहा है, यानी कि पहले 4 की करो क्यूब। मेरे भाई 4 की क्यूब क्या होती है, 64 होती है। 64 की भी करेंगे 3 गुना, क्या होता है, आप कह दोगे 64 के 3 गुना दोस्तों होता है 192। 192 में दोस्तों 2 घटाएंगे तो मेरा बनना है 190। आपको देखो यहाँ पर 190 भी दे रखा है। सेम इसी पैटर्न के आधार पर आपको क्या कर लेना है, 5 में कर देना है, यानी कि 5 की पहले क्यूब करो दोस्तों, क्या होती है 125। 125 का 3 गुना, यानी कि मेरे भाई क्या हो जाएगा 300, 3 बचे 15, 3 दूनी 6, 7, यानी कि 375। अब 375 में 2 घटा दो मेरे भाई, क्या आ जाएगा सेम पैटर्न से 373। हमें 2 घटाना भी, ये भी ध्यान रखेंगे, 373, यानी कि क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों 373। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेम पैटर्न से हमने सेम नंबर निकाल लिया। इसी प्रकार से अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर देखो आपको हिंदी पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप इतना देखते ही समझ गए कि दोस्तों वर्ड एनालॉजी का प्रश्न है। वर्ड एनालॉजी का मतलब क्या होता है, शब्द समानता। नंबर एनालॉजी का मतलब क्या होता है, संख्या समानता। यानी कि जिस प्रकार से आपका वजन का संबंध यहाँ पर पाउंड से है, उसी प्रकार से ऊंचाई का संबंध आपको यहाँ पर बताना किस वर्ड से होगा। तो मेरे भाई वजन को जो हम पाउंड से नाप सकते हैं, ठीक है, उसी प्रकार से ऊंचाई को हम किस में नापते हैं, दर्जन में नहीं मापते हैं, उच्च में नहीं मापते हैं, किलोग्राम में नहीं मापते हैं। आप सभी जानते हो ऊंचाई को हम लोग मापते हैं मीटर में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ करना ही नहीं था इस प्रश्न में। तो इसी प्रकार से 27वें क्वेश्चन को ध्यान देते हैं। यहाँ पर क्या कह रहा है, देखो मैंने आपसे पहले ही कहा, जब भी आपको ऐसा एमएन दे के दे दे तो भैया यहाँ पर मिरर इमेज आपको बनानी है, यानी कि इस आकृति की आपको मिरर इमेज बनानी है। देखो यहाँ पर ये बॉक्स पास में है, ठीक है, तो आपको ये ऐसे बन जाएगा और ये लाइन आपकी दोस्तों ऐसी चली जाएगी। पास वाली आकृति पास में और दूर वाली दूर में। देखो सर्कल मिरर से दूर है, तो भैया यहाँ पर भी सर्कल जो इसकी मिरर इमेज बनेगी ना, तो सर्कल भैया यहाँ पर दूर रहेगा और दूर सर्कल आपका ऐसे बनेगा और सर्कल से आपको एक लाइन ऐसी आ जाएगी। ठीक है, ये आपकी मिरर इमेज बनेगी। ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल मैच कर रहा है, यानी कि ये ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको देखने से ही लग रहा है। तो उम्मीद है दोस्तों आज की क्लास के आप सभी प्रश्नों को समझ गए होंगे, खुद से सॉल्व करने की कोशिश भी करी होगी। वीडियो पसंद है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी